कार्तिक और घरवाले परेशान थे कि मन्नत से दादाजी क्या बात कर रहे होंगे। तमन्ना ने आदित्य से पूछा, आखिर तुम इससे कैसे डील करोगे? आदित्य ने उससे कहा, इस वक्त दादाजी बात कर रहे हैं, उसके बाद मैं कुछ कर सकता हूँ। वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी वहां देवयांशी आ गई। देवयांशी ने उस मेंशन को देखते हुए खुद से कहा, इतने साल बाद घर देख रही हूँ, यकीन नहीं होता। कहकर वो घर में आई थी कि उसे अपने पैर के पास कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो वहां छोटा सा शौर्य मौजूद था। शौर्य ने अपना छोटा सा सर ऊपर किया और देवयांशी को देखकर मुस्कुरा कर कहा, बुआ। ये सुनकर देवयांशी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। देवयांशी जे उसे गोद में उठाकर उसके दोनों गाल पर किस करते हुए कहा, मेरा बच्चा, बुआ को मिस किया? शौर्य ने अपना सर हिला दिया। देवयांशी उसे लेकर घर में आई। घर के हालत जानकर उसे मन्नत के लिए बुरा लगने लगा। कुछ देर में कमरे का दरवाजा खुला, दादा और दादी बाहर आए। सब मन्नत का इंतजार कर रहे थे। आदित्य ने अपने दादाजी से पूछा, कैसी है वो? इस पर दादाजी ने सबको देखकर कहा, उसे कुछ पल के लिए अकेला छोड़ दो। वो अभी बच्ची नहीं है, उसे समझने के लिए वक्त लगेगा। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। सबके चेहरे पर निराशा थी। आरुषि ने सबकी डांट लगाकर कहा, अरे सब उदास क्यों हो? कुछ नहीं हुआ है। मन्नत को थोड़ा वक्त चाहिए और कुछ नहीं। और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। शादी का माहौल है, चलो चलकर तैयारी करनी है। उनकी बात सुनकर सब मान गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। कार्तिक ने हिचकिचा के कहा, मन्नत को साथ लेकर चलते हैं। आरुषि ने मना करते हुए कहा, कार्तिक बेटा, अब वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी। तो फिर कहाँ जाएगी? संजना ने पूछा। आखिर उसका भी एक माँ का दिल था। आरुषि ने तमन्ना की तरफ देखा तो तमन्ना ने बात को समझते हुए कहा, मैं उसे लेकर जाती हूँ। शौर्य के साथ रहकर उसे अच्छा लगेगा। वो खुद भी बच्ची है। तमन्ना की बात सबको सही लगी। इसके बाद सब मेंशन तो आ गए पर मन्नत आदित्य के साथ उसके घर चली आई। तमन्ना ने मन्नत से कहा, तुम जरा इस शौर्य को संभालो, मैं जरा बाकी के काम देख लेती हूँ। मन्नत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, आप दुल्हन बनने वाली है, इसलिए जो मन आए वो करे। तमन्ना मुस्कुराते हुए बाहर आई। आदित्य ने तमन्ना को आते देखा तो पूछा, क्या वो ठीक है? तमन्ना ने हाँ में सर हिलाया। आदित्य ने उसे अपने बाहों में लिया और उसके कंधे पर सर रखकर कहा, अगर तुम नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। तमन्ना ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, अगर बहन के नखरे उठा लिए हो तो बीवी के उठा लो। आदित्य ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो तमन्ना मुंह बनाकर बोली, शादी को सिर्फ 1 हफ्ता है और मेरे पास हमारे फंक्शन के ड्रेस नहीं है। आदित्य ने उसके हल्के से होठों को छूकर कहा, मेरी जान, टेंशन मत लो, आज का पूरा दिन तुम्हें देता हूँ। जितनी शॉपिंग करनी है यही कर लो। यहाँ पर कैसे? तमन्ना ने पूछा तो आदित्य ने उसके सामने एक कॉल किया और आधे घंटे के अंदर शहर के टॉप 10 डिजाइनर उसके घर पर मौजूद थे। तमन्ना सबको देखकर हैरान थी। आदित्य ने उन सब से कहा, हमारी शादी में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपना बेस्ट दिखाओ। उन सब डिजाइनर ने अपना सर हिलाया। आखिरकार उन्हें आदित्य की शादी में डिजाइनर का मौका जो मिला था। सब लोग आदित्य और तमन्ना को अपनी डिजाइन दिखाने लगे। मन्नत भी इस बीच आकर उन्हें ज्वाइन कर लेती है। इससे उसका ध्यान उन पुरानी बातों पर नहीं था। तमन्ना ने काफी देर तक ड्रेस देखी। उसने मेहंदी फंक्शन, संगीता फंक्शन और हल्दी फंक्शन के कपड़े देख लिए थे, पर शादी और रिसेप्शन का बाकी था। तभी तमन्ना की नज़र एक सुर्ख लाल जोड़े पर गई। वो लाल सुर्ख जोड़ा उसकी बनावट देखकर तमन्ना को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसमें लगे मोतियों को देखा, सारे रंग के मोती उसमें जड़े हुए थे। तमन्ना उसे देख ही रही थी कि आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे लगता है तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए।
तमन्ना ने आदित्य को देखा और फिर ड्रेस को, और वो उसे लेकर रूम में गई। आदित्य ने उसके जाने के बाद अपनी नज़र शौर्य पर डाली जो भारी लहंगे में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर आदित्य ने कहा, ये लड़का ना जाने किस पर गया है। इतनी बदमाशियां भला को ना करता है। मन्नत ने शौर्य को लहंगे से बाहर निकालकर कहा, शौर्य, ये लड़कियों के कपड़े हैं। आपके लिए हम दूसरा कपड़ा लेकर आते हैं, सबसे अच्छा वाला जिसमें शौर्य हीरो दिखेगा। शौर्य ने मुंह बना लिया और उस लहंगे को पकड़ लिया जिसे थोड़ी देर पहले तमन्ना ने पहना हुआ था। कुछ देर में तमन्ना उस सुर्ख लाल और चमकदार लहंगे को पहने हुए बाहर आई। आदित्य उसे देखता रह गया और अपने दिल पर हाथ रख लिया। तमन्ना जो कि खूबसूरत थी और अब उस लहंगे में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तमन्ना ने आदित्य से पूछा, कैसी लग रही हूं? आदित्य ने उसका माथा चूमकर कहा, मेरी लग रही हो। और ये फाइनल करते हैं। अब रिसेप्शन के लिए देख लो। तमन्ना शर्मा कर हाँ में सर हिलाती है। मन्नत ने अपने लिए कुछ लहंगे अपने लिए भी पसंद कर लिए। उसके लहंगे भी किसी से कम नहीं थे। वो भी काफी खूबसूरत लग रही थी। आदित्य ने अपने लिए तमन्ना के कपड़ों से मिलती जुलती शेरवानी खरीदी। तमन्ना ने शौर्य के लिए डिजाइनर से कहा, अब मेरे बेटे के कपड़ों की बारी है। शौर्य अपना नाम सुनकर ताली बजाने लगा, पर अगले ही पल उसकी मुस्कान चली गई। आदित्य ने तमन्ना को मना करते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो मेरा बेटा क्या पहनेगा शादी में? आखिरकार उसके माँ पापा की शादी है, कहकर तमन्ना ने शौर्य को देखा जो मासूम से चेहरा बनाकर आदित्य को देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे भी कपड़े दिला दो। आदित्य ने शौर्य को गोद में लेकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मेरे बच्चे के कपड़े मैंने पहले ही सोच लिए हैं। तुम देखना, ये इतना हैंडसम लगेगा कि इसके लिए भी लड़कियां मिल जाएगी। क्या बात है? आपकी शादी होते होते फिर शौर्य की भी शादी करानी होगी। मन्नत ने शौर्य से कहा तो शौर्य खुशी से ताली बजाने लगा। बजाओ ताली बेटा। शादी के बाद बीवियां आकर बैंड बजाती है, आदित्य ने छोटे से शौर्य को समझाते हुए कहा। वही कबीर ने 10 लहंगे देव्यांशी के घर भेजवा दिए। देव्यांशी ने उन सब को देखकर कबीर को फोन करके पूछा, तुमने इतने सारे क्यों भेजे? ये सारे कपड़े मैडम प्रेसिडेंट के हिसाब से बनाए गए हैं। मेरे पास इनके जैसे मिलते जुलते शेरवानी है, जो हम इन्हें अपने अलग अलग फंक्शन में लेने वाले हैं, कबीर ने कहा। पर कबीर, देव्यांशी जे उन भारी कपड़ों को देखकर मुंह बनाया, क्योंकि वो सब पहनकर देव्यांशी बहुत जल्दी थकने वाली है। देव्यांशी, ध्यान से बात सुनो, अभी मेरे पास बहुत काम है, क्योंकि हमारी शादी के लिए विदेश से कई सारे मेहमान आने वाले हैं। तो उन सब की अरेंजमेंट देखनी है मुझे। हो सकता है कि अब मैं शायद रात को तुमसे बात करूं। कबीर ने उसे समझाते हुए कहा। देव्यांशी ने ये सुनकर कबीर से कहा, ठीक है, तुम काम करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हम रात को बात करते हैं। इतना कहकर उसने फोन काटा। वही कबीर ने अपने असिस्टेंट से कहा, मैडम के लिए एक असिस्टेंट हायर करो, जो शादी के दौरान उनकी हर एक छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखे। उसके असिस्टेंट ने सर हिलाया। कबीर बाकी के कामों में लग गया। देश के मीडिया चैनल पर आदित्य, तमन्ना, कबीर, देव्यांशी की शादी की खबरें चल रही थी। सबका ध्यान इस विश्व की सबसे बड़ी शादी पर था। इन सब से स्टारलाइट को काफी मुनाफा हो रहा था। तमन्ना ने अपने दोस्तों को शादी में इनवाइट किया था। वही मन्नत का फोन बजने लगा। उसने देखा तो ये त्रियम का था। उसने अपने सामने बैठे शौर्य से कहा, शौर्य बुआ आपके फूफा जी से बात करके आती है, तब तक आप खेलो। इतना कहकर वो बालकनी में चली गई। वही शौर्य ने अपने हाथ में पकड़े फोन में गेम खेलना शुरू कर दिया। मन्नत बालकनी में आई और बोली, क्या हुआ त्रियम? कुछ नहीं, तुम्हारी याद आ रही थी। तुमने कल भी फोन नहीं किया, क्यों? त्रियम ने उसकी फिक्र में पूछा। तब मन्नत ने उदास होकर कहा, तुम सही थे त्रियम, तुम्हारा कहा एक एक शब्द सही था।
त्रियम की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम्हें सब पता चल गया? हाँ। मन्नत की हाँ सुनकर त्रियम के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। वो अब जानना चाहता कि घर वालों के साथ मन्नत का क्या रिलेशन है। तो क्या फैसला है तुम्हारा? त्रियम ने पूछा। मन्नत ने सोचते हुए कहा, मैं इनसे नाराज हूं, पर अभी शादी का वक्त है, घर में सारे मेहमान आए हुए हैं। एक बार शादी बीत जाए, फिर इन सब को मेरे सवाल का जवाब देना होगा, और हम जल्द ही शादी कर लेंगे। त्रियम ने ये सुना तो उसने कुछ सोचा। एक बार शादी हो जाएगी तो मन्नत उसके पास आएगी ही, इसलिए उसने उससे छेड़ते हुए कहा, तुम्हें हमारी शादी की बहुत जल्दी है? मन्नत ने मुस्कुराकर शर्माते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास रहना है। एक बार के लिए ये सुनकर त्रियम का दिल धड़कने लगा। उसे एहसास होने लगा था कि जो लड़की हमेशा से अपने डैड की प्रिंसेस बनकर रही है, आज वो उससे कितना प्यार करने लगी है। त्रियम, कुछ न हो बोलोगे? मन्नत ने उसे फोन पर आवाज दी, पर त्रियम अपने ख्यालों से बाहर आया और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम फ्री हो? और अगर फ्री हो तो आ जाओ मेरे पास रहने। त्रियम, तुम राजस्थान में हो, मैं दिल्ली में, मन्नत ने कहा। मैं दिल्ली आ गया हूँ, त्रियम ने कहा तो मन्नत ने सरप्राइज होकर कहा, क्या सच में? त्रियम ने उससे कहा, हाँ, तुम चाहती थी कि मैं आ जाऊं, तो मैं आ गया। क्या सच में? तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने आती हूँ, मन्नत ने बेसब्री से पूछा। त्रियम ने उसे अपने होटल का एड्रेस बताया। मन्नत ये जानकर बहुत खुश हुई कि त्रियम दिल्ली आया है। मन्नत बालकनी से कमरे में आई और शौर्य को गोद में उठाने के नाचने लगी। वो बहुत खुश थी त्रियम के आने से। रात के वक्त सबके सोने के बाद मन्नत घर से निकली। उसके जाते ही आदित्य बिस्तर से उठकर बालकनी में आ गया। उसने परेशान होकर खुद से कहा, गलती कर दी है मैंने त्रियम और मन्नत की मुलाकात करा के, पर अब अगर त्रियम ने उसके साथ कुछ गलत किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आदित्य सब जानता था कि मन्नत इस वक्त त्रियम से मिलने गई। आदित्य के घर में क्या हो रहा है? वो हर तिनके की खबर रखता है। आदित्य परेशान था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख कर कहा, मन्नत अपनी हदें जानती है, तुम परेशान मत हो। जानी पहचानी आवाज सुनकर आदित्य ने उस हाथ को पकड़कर उस शख्स को आगे किया। सामने तमन्ना को देखकर आदित्य बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं किस बात से परेशान हूँ? तमन्ना उसके गले में हाथ डालकर बोली, पहले तो नहीं, पर अब तुम्हारी बातें, परेशानी और तुम्हारे एहसास सब कुछ समझने लगी हूँ, इसलिए टेंशन मत लो, कहकर उसने छोटी किस आदित्य के गाल पर की। आदित्य ने उसके गलों को चूमते हुए कहा, तुम्हारा पति बहुत खतरनाक है, इसलिए आखिर में सब कुछ ठीक होना ही है। वही होटल रूम में मन्नत त्रियम से मिलने आई, पर होटल का रूम नंबर उसके दिमाग से निकल गया था और अब वो कई बार त्रियम को फोन लगा चुकी, पर उसका फोन नहीं लगा। त्रियम, फोन उठाओ। कहाँ हो तुम? मन्नत ने परेशान होकर खुद से कहा। तभी किसी ने पीछे से आकर उसका मुंह बंद किया और उसे कमरे में खींच लिया। मन्नत की आंखें बड़ी हो गई। उसे संभलने का तक का मौका नहीं मिला। कमरे में आकर उस शख्स ने उसे छोड़ा। मन्नत ने जल्दी से पीछे मुड़कर उसे देखा और आंखें छोटी कर उसे कहा, तुम, ये क्या तरीका है? सामने कोई और नहीं बल्कि त्रियम था। त्रियम ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस यूं ही डरा रहा था, मुझे क्या पता था तुम इतनी आसानी से आ जाओगी। कहते हुए त्रियम हंस रहा था। मन्नत ने अपना हाथ बांधकर पूछा, तुमने मुझे यह डराने के लिए बुलाया है? नहीं, फिलहाल रोमांस के लिए बुलाया है, पर सोचा क्यों ना मस्ती की जाए, त्रियम ने कंधे उचका के कहा। मन्नत आगे आई और उसके सीने पर मुक्के मारकर गुस्से में कहा, त्रियम, तुमने ठीक नहीं किया, तुम हमेशा मुझे डराते हो। अरे बस करो यार, कितना मारोगी, दर्द हो रहा है। त्रियम ने उसके छोटे छोटे हाथ पकड़ लिए और बोला, हाथ छोटे हैं पर तलवार की तरह इस्तेमाल करती हो।
मन्नत ने मुंह बनाकर अपना हाथ छुड़ा लिया और नाराज होकर बोली, मुझे आना ही नहीं चाहिए था तुमसे मिलने। मैं जा रही हूँ, कहकर वो जाने लगी। त्रियम ने उसे कमर से पकड़ा और कमरे के अंदर लेकर आते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे जाने दो? त्रियम छोड़ो मुझे। त्रियम के बच्चे छोड़ो मुझे, नहीं तो पछताओगे। मन्नत ने खुद को छुड़ाकर कहा। पर मासूम सी मन्नत का मुकाबला राजस्थान के शेर से था। त्रियम ने उसे नीचे उतारा और अपनी तरफ घुमाकर कहा, क्या कहा? त्रियम के बच्चे? मेरे बच्चे, कहकर वो इंटेंस नजरों से मन्नत को देखने लगा। मन्नत के गाल लाल हो गए, मुंह से निकल गया, अब मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? मुंह से निकली बात सच होनी चाहिए, त्रियम ने उसे रोकते हुए कहा। क्या मतलब? मन्नत शर्मा सी गई। त्रियम उसके कान के पास आकर बोला, क्यों ना आज रात इसी बेड पर, कहकर वो रुक गया। मन्नत की आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल बुलेट से भी ज्यादा फास्ट था। त्रियम ने आगे उसे बेड पर लेटाते हुए कहा, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और ना मेरे बच्चे, कहकर वो उसके ऊपर आया। मन्नत शर्माकर उसके गले में हाथ डालकर बोली, इसमें वक्त है। अगली सुबह मन्नत जल्दी से आदित्य के घर वापस आ गई। उसके चेहरे पर डर साफ था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। जल्दी चलो मन्नत, वरना पकड़े गए तो सवाल का जवाब देने होंगे, मन्नत ने खुद से कहा और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगी। मन्नत अपने कमरे में वापस जाने लगी कि उसे एक आवाज आई, मन्नत। मन्नत के कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने से आदित्य आ रहा था। मन्नत को डर लगने लगा कि कहीं आदित्य उसे डांट ना दे। आदित्य उसके पास आया और बोला, आज हल्दी है, मेहमान मेंशन में आए हुए हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, कहकर उसने उसके सर पर हाथ रखा। मन्नत मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया। मन्नत कमरे में जाने लगी तो उसके कानों में आदित्य की आवाज आई, माना कि कार्तिक चाचू तुम्हारे असली डैड नहीं है। मन्नत के कदम वहीं रुक गए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आदित्य ने आगे कहा, पर यह सच है कि तुम उनके लिए हमसे ज्यादा मायने रखती हो। ये सच है कि तुम एक धनराजगिर हो, इसलिए कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाए। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। मन्नत भी कमरे में आ गई। सुबह के 11 बजे धनराजगिर मेंशन में हल्दी किस रस्म चल रही थी। आदित्य इस वक्त सफेद कलर की धोती में वहां मौजूद था। स्वास्तिक ने उसे छेड़ते हुए कहा, आपने ऊपर कुछ नहीं पहना है भाई। ये देखकर कई सारी लड़कियां अपना होश ना पो दे। कृष ने भी स्वास्तिक के साथ देते हुए आदित्य से कहा, भाई आज तो आप लड़कियां टूट पड़ेगी। आदित्य ने उनकी बात सुनी तो थोड़ा इरिटेट होकर कहा, ऐसा मत बोलो, और जाओ जाकर देखो मृणाल और क्रिस्टोफर कब तक आएंगे। मुझे सारे भाई चाहिए। तभी पीछे से मृणाल और क्रिस्टोफर ने आते ही चिल्लाकर कहा, हम आ गए भाई, कहकर वो दोनों आदित्य से गले लगने लगे। तभी किसी ने कहा, अरे मिस्टर प्रेसिडेंट भी आ गए हैं। आदित्य ने उस ओर देखा तो कबीर पीले कलर के कुर्ते पजामे वहां आया। उसके साथ उसके दादाजी, पिताजी और माँ थी। आरुषि ने उनके स्वागत में कहा, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, चलिए हल्दी शुरू करते हैं। इसी के साथ कबीर और आदित्य दोनों बगल में बैठ गए। कबीर ने आदित्य को देखकर पूछा, तुमने कुछ पहना क्यों नहीं? सिंगल से डबल हो रहा हूं। आखिरी बार लड़कियों को मेरी बॉडी का दीदार करने दो, आदित्य ने यूं ही स्टाइल में कहा। कबीर ने सिर्फ सर हिला दिया। वही ठीक उनके सामने एक सफेद पर्दा किया जिसमें देव्यांशी और तमन्ना को बिठाया गया। तमन्ना ने पीले कलर का लहंगा पहना हुआ था तो वही देव्यांशी ने पीले कलर की साड़ी, दोनों ही बहुत प्यारी और सुंदर लग रही थी। आदित्य ने सफेद पर्दे के उस तरफ तमन्ना की परछाई देखकर अपनी चाची नव्या से कहा, चाची ये पर्दा क्यों? हमने तो अपनी पत्नियों को देखा हुआ है। नव्या ने उसे बताते हुए कहा, हाँ देखा है, पर अब तुम इन्हें तब देखोगे जब इन्हें तुम्हारे नाम की हल्दी लग जाएगी।
पर काफी समय हो गया है, मैंने उसे देखा नहीं। डॉट जरा पर्दा हटाइए, कबीर ने देव्यांशी को देखने की इच्छा से कहा। तभी अमूल्या वहां आकर बोली, दामाद जी, ये रस्म है, उसके बाद ही आप उसे देख सकते हैं। माँ, शायद आप भूल रही है कि आपके सामने देश के सबसे पावरफुल लोग बैठे हैं। उनके सामने रस्में छोटी है। चलिए पर्दा हटाइए और हमें हमारी बीवियों को देखने दीजिए, आदित्य ने थोड़े रौब में कहा। आदित्य, कुछ ज्यादा चालाक नहीं बन रहे हो? अनाया ने उसके कान पकड़कर कहा। अरे बुआ जी छोड़े, आदित्य ने कान छुड़ाते हुए कहा। सब लोगों ने हंसते हंसते रस्म शुरू कर दी। तुलसी खुराना ने कबीर को हल्दी लगाकर उस रस्म की शुरुआत की। वही अमूल्या ने आदित्य को हल्दी लगा दी। इसके बाद घर के हर एक सदस्य ने उन दोनों को हल्दी लगाई। आदित्य ने पूछा, अरे मन्नत कहाँ है? वो कब हल्दी लगाएगी? कार्तिक भी काफी देर से इस फंक्शन में मन्नत को ढूंढ रहा था। तभी मन्नत की आवाज आई, भाई यहाँ हूं मैं, कहकर मन्नत सबके सामने आई। मन्नत पीले कलर के पटियाला में काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। वहां मौजूद मेहमान के आए हुए नौजवान लड़के मन्नत को देखने लगे। चल जल्दी कर, हल्दी लगाकर रस्म पूरी कर, आदित्य ने उससे कहा। पहले नेक दीजिए, उसके बाद। मन्नत ने हाथ आगे कर कहा। क्यों? नेक किस खुशी में? हम भी भाई के भाई हैं, हमने तो नेक नहीं लिया। क्रिस्टोफर ने मुंह बनाकर पूछा। क्योंकि आप लड़की नहीं हो और नेक लड़कियों को मिलता है, मन्नत ने स्टाइल में कहा। कार्तिक दूर से मन्नत को देखकर खुश था। ये तो गलत बात है, हर त्योहार और रस्म में लड़कियों को नेक और हमें कुछ नहीं, स्वास्तिक ने बच्चों की तरह कहा। पर आदित्य और कबीर ने अपनी जेब से नोटों की गद्दी निकली और मन्नत के हाथ पर रख दी। मन्नत बेहद खुश हुई। तभी उसने एक सीटी बजाई और अगले ही पल ढेर सारी हल्दी का ढेर आदित्य और कबीर पर आकर गिरा। उनका हुलिया देखकर घर के लोग मुंह दबाकर हंसने लगे। दोनों पीला भूत लग रहे थे। कृष्ण ने उनकी तस्वीर निकालते हुए कहा, भाई किसी की नजर ना लगे आपको। आदित्य और कबीर ने मन्नत को खा जाने वाली नजरों से घूरा। मन्नत फौरन वहां से भाग गई। वही पर्दे के पीछे देव्यांशी और तमन्ना भी हंसने लगें। तुलसी खुराना ने फिर कबीर की हल्दी अमूल्या को देते हुए कहा, लीजिए बहू देव्यांशी के लिए। फिर कुछ ही देर में तमन्ना और देव्यांशी को भी हल्दी लग गई। हल्दी लगने के बाद वो दोनों आदित्य और कबीर के सामने आई। कबीर देव्यांशी के पास आया और उससे धीरे से कहा, ये क्या? अब मैं कहाँ लगाऊं हल्दी अपनी बीवी को? देव्यांशी ने उससे कहा, मैं भी तो आपको नहीं लगा पा रही हूँ। तभी कबीर ने सबकी नजरों से बचते हुए उसके कमर में हाथ डाला और अपने हाथ की हल्दी उसे वहां लगा दी। कबीर का स्पर्श पाते ही पहले तो देव्यांशी की आंखें बड़ी हो गई, फिर उसने आंखें बंद कर ली। वही तमन्ना ने आदित्य से शिकायत करते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें, इतनी लड़कियों के बीच बिना कपड़ों के बैठे हो। आदित्य ने उसे मनाते हुए कहा, मैं तो उन्हें जला रहा हूं कि इतनी हॉट बॉडी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तमन्ना ने मुंह बना लिया। तभी आरुषि ने उसके पास आकर कहा, तुम सब लोग जाओ, जाकर शावर ले लो। तमन्ना ने एक नजर आदित्य को देखा और मुंह बनाकर चली गई। क्या हुआ, नाराज कर दिया उसे? आरुषि ने आदित्य के कान पकड़कर कहा। दादी छोड़िए मेरे कान, और आपकी बहू की आदत है छोटी छोटी बात पर नाराज होने की। मैं तो सिर्फ आज शर्टलेस हूं। शौर्य तो पूरे दिन बिना कपड़ों के रहता है, उसे कोई कुछ नहीं कहता। आदित्य ने तमन्ना की शिकायत की। शौर्य के लिए मैं लड़की ढूंढती हूं जो उसे सही रास्ते पर लाए। तू जाकर तमन्ना को मना, आरुषि ने उससे कहा तो आदित्य तमन्ना के पास चला गया। वही मन्नत बाहर कुर्सी पर बैठकर अपना फोन चला रही थी। तभी अचानक उसे खांसी आने लगी। खांसते खांसते उसने यहाँ वहां देखा, उसे पानी की जरूरत थी। वो पानी लेने के लिए उठने वाली थी कि तभी अचानक एक हाथ आया जो उसे पानी दे रहा था। मन्नत ने बिना देखे पानी लिया और नजर उठाकर ऊपर देखा
सामने कोई और नहीं बल्कि कार्तिक था। मन्नत बिना एक्सप्रेशन के उसे देखते रह गई और पानी पी लिया। कार्तिक ने उससे धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम ठीक हो? मन्नत ने अपना सर हिला दिया। कार्तिक वो इंसान था जो मन्नत की छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल करता। पलकों पर बिठाकर रहना ये दूसरों के लिए एक कहावत या मुहावरा होंगी, पर कार्तिक ने सब साबित कर दिया था। कार्तिक वहां से ग्लास लेकर जाने लगा था कि तभी एक धीमी मासूम आवाज आई, डैड। कार्तिक के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। कार्तिक पीछे मुड़ा और हैरानी से मन्नत से पूछा, क्या कहा तुमने? मन्नत ने अपनी नजर चुराते हुए कहा, डैड। कार्तिक की आंखें अगले ही पल नम हो गई। कल पूरे एक दिन से मन्नत ने उसे डैड नहीं कहा था। कार्तिक को ऐसा लगने लगा था कि मन्नत अब कभी उसे डैड नहीं कहेगी। पर आज मन्नत के मुंह से डैड सुनकर उसे अच्छा लगा। तुमने मुझे डैड कहा, इसका मतलब तुमने माफ कर दिया? कार्तिक ने पूछा। नहीं, मन्नत ने एक शब्द में मना कर दिया। कार्तिक की होठों की मुस्कान फीकी पड़ गई। मन्नत आगे कहा, अभी मुश्किल है, पर यहाँ इतने सारे मेहमान हैं जो जानते हैं कि आप मेरे डैड हैं। इसलिए कहा। कार्तिक ने जब जाना कि मन्नत सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा कह रही है तो उसे बुरा लगा। मैंने सच छिपाया, इसे मैं गलती नहीं मानता, क्योंकि मुझे अपने भाई से किया वादा पूरा करना था। भले ही कागज का टुकड़ा कहता हो कि तुम ऋषभ धनराज गिर की बेटी हो, पर घरवाले और भगवान भी जानता है कि इतने सालों में मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। कार्तिक अपनी बात रखी, जो काफी समय से वो कहना चाहता था। मैं आपको माफ करना चाहती हूँ, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। मन्नत की आंखें भी नम हो रही थी। कार्तिक ने उससे कहा, तुम वक्त ले लो, पर आंसू मत बहाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मन्नत ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे आपको किसी से मिलाना है। वो मन्नत कह रही थी कि तभी एक गार्ड ने आकर कार्तिक से कहा, आपको सर ने बुलाया है। कार्तिक समझ गया कि आदित्य धनराज गिर ने बुलाया है। कार्तिक ने उस गार्ड को भेजा और मन्नत से कहा, तुम क्या कह रही थी? आपको दादू बुला रहे हैं, मन्नत ने कहा। वो जरूरी नहीं है, तुम बताओ, कार्तिक ने कहा। मन्नत हल्का सा मुस्कुराई। कार्तिक सिर्फ मन्नत की बातें सुनने के लिए कई सारी मीटिंग छोड़ देता था। आप जाइए, मैं आपसे फुर्सत से बात करती हूँ, मन्नत ने कार्तिक को समझाया। कार्तिक उसकी बात मानकर चला गया। वही शावर रूम में तमन्ना ने आदित्य से कहा, अब छोड़ो भी आदित्य, बाहर सब मेहमान हैं। लोग क्या सोचेंगे कि दुल्हन काफी देर से बाथरूम में है। किसकी इतनी हिम्मत कि वो ऐसा सोचे? कहकर वो उसके कंधे को चूमने लगा। आदित्य तमन्ना को मनाने बाथरूम तक चला आया था, पर यहाँ बाथरूम रोमांस ही शुरू हो गया। तमन्ना ने खुद को आदित्य से अलग करते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, बस करो आदित्य, कम से जगह और वक्त देखकर मस्ती किया करो। हर वक्त क्यों? उसके ऐसा करने से अब आदित्य को भी थोड़ा ईगो हर्ट हुआ और गुस्सा आया। उसने उसे घूरा और कहा, अब आदित्य धनराज गिर नहीं, तुम आओगी मुझे मनाने। कहकर वो बाथरूम से चला गया। तमन्ना ने अपने सर पर हाथ रख लिया। ये आदित्य समझने के जगह गुस्सा क्यों करता है? कहकर तमन्ना जल्दी से खुद को हल्दी से साफ कर नहाकर बाहर आई। वही ऋषिका और अनाया बात करते हुए बोली, यार, आदृषि क्यों नहीं आई? आखिरकार आदित्य की शादी है। इस पर अनाया बोली, पिछली बार बड़े पापा ने तो मना कर दिया था कि वो इंडिया नहीं आ सकती है, पर अब सब कुछ ठीक है, तो फिर कैसी नाराजगी? ऋषिका ने पूछा। अनाया गहरी सांस लेकर बोली, ऋषिका, सब कुछ ठीक है, पर अब मन में कई रंजिशें बाकी है। शायद आदृषि अपने पति के सम्मान के वजह से यहाँ नहीं आ रही हो। ऋषिका सोचने लगी, क्योंकि पिछली बार वमन अकीको के साथ था, कुछ लोग उसके खिलाफ भी हो गए थे। तभी नव्या पास बैठते हुए बोली, नहीं अनाया दी, ऐसा नहीं है। फोन आया था, वमन और आदृषि यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं।
ऋषिका और अनाया खुश होकर बोली, ये तो अच्छी बात है। और अकीको डॉट। नव्या ने थोड़ा उदास होकर कहा, मौके पर अकीको का जरूरी प्रोजेक्ट आ गया इसलिए वो नहीं आ पाएगी। तमन्ना नहाकर बाहर आई तो उसने दूसरा लहंगा पहन लिया। अब भी काफी मेहमान थे। गार्डन एरिया में स्टेज लगा हुआ था और काफी सारे डांसर नाच रहे थे। बाहर माहौल पूरा जश्न का था। तमन्ना से मिलने उसके कुछ दोस्त आए थे। पल्लवी आते ही उसे गले लगाकर बोली, यार तमन्ना कितनी सुंदर लग रही है तू। अच्छा ये बता हमारे जीजा जी कहाँ है? तमन्ना ने यहाँ वहाँ नजर घुमाई और आदित्य को ढूंढा पर आदित्य नहीं मिला, शायद कहीं बिजी होंगे। तभी वैष्णव आकर बोला, क्या मतलब? इतनी सुंदर बीवी और वो कहाँ बिजी है? तमन्ना ने वैष्णव से कहा, तू मेरी छोड़ ये बता कि राधिका कहाँ है? राधिका के जिक्र पर वैष्णव एक पल के लिए खामोश हुआ और बोला, वो दरअसल अपने काम को और भी बढ़ाने के लिए विदेश गई है। ये अच्छी बात है, तमन्ना ने कहा और फिर उन दोनों के साथ कुछ देर बैठ गई और बातें करने लगी। वही आदित्य बार काउंटर पर शराब पी रहा था। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। तमन्ना को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उसे ऐसे देखकर कृष ने उसे रोकते हुए कहा, भाई ये आप क्या कर रहे हैं? अगर घर में बड़ों को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। पर आदित्य नहीं सुन रहा था, वो बस पिए जा रहा था। स्वास्तिक ने उसके हाथ से ग्लास लेना चाहा तो आदित्य ने उस पर भड़कते हुए कहा, दूर रहो। दिख नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं? स्वास्तिक थोड़ा डर गया और उसने कुछ नहीं कहा। मृणाल ने ये देखकर आदित्य से पूछा, भाई आपको हुआ क्या है, इतना गुस्सा क्यों? सुबह तो ठीक थे। मृणाल के सवाल पूछने पर भी आदित्य कोई जवाब नहीं देता। वो अब भी गुस्से में शराब पी रहा था। वो अब भी तमन्ना से नाराज था। वो खुद को समझती क्या है, मैं उससे प्यार करता हूं। पर वो बिल्कुल नहीं करती। उसे कोई ख्याल नहीं है मेरा। बस दिन भर शौर्य शौर्य शौर्य, जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं। आदित्य शराब पीते हुए अपनी भड़ास निकाल रहा था। ये सुनकर सबको समझ आया कि जरूर आदित्य और तमन्ना के बीच कुछ हुआ है। कृष ने समझाते हुए कहा, भाई छोड़ो इन बातों को, आपकी शादी होने वाली है। ऐसे मूड मत खराब करो। मूड तेरी भाभी ने खराब किया है। उसे क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? अब जाओ जाकर लड़कियों का इंतजाम करो। मैं भी आदित्य धनराज गिर हूं। आदित्य ने सबको ऑर्डर देते हुए कहा। कृष और बाकी सब डर गए। कृष ने साफ मना करते हुए कहा, सॉरी, मैंने लड़कियों से संन्यास ले लिया है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मृणाल ने जल्दी से कहा, मैं तो श्रीलंका का किंग हूं। मीडिया हर वक्त मेरे आगे पीछे रहती है। मैं ये नहीं कर सकता हूं। मृणाल भी चला गया। मुझे याद आया कि मॉम बुला रही है। क्रिस्टोफर भी चला गया। स्वास्तिक वही आदित्य को डरते हुए देख रहा था। आदित्य ने उससे गुस्से में पूछा, तू क्यों नहीं गया? मुझे आपकी परवाह है, स्वास्तिक ने कहा तो आदित्य ने अपना ग्लास रखा और बोला, तू मेरा सच्चा भाई है। तेरे लिए छोड़ दी शराब। चल पार्टी में। स्वास्तिक उसे संभाल कर पार्टी में ले आया। आदित्य ने शराब पी थी पर इतनी नहीं कि उसे होश ना हो। वही पल्लवी वॉशरूम ढूंढने के लिए अपनी जगह से उठकर जाने लगी। उसका ध्यान अपने कपड़ों पर था। वो साड़ी के नीचे के प्लेट पकड़े हुए जा रही थी कि सामने से आते क्रिस्टोफर से उसकी टक्कर हो गई। दोनों धड़म से गिर पड़े। आ, मेरी कमर, क्रिस्टोफर ने कहा। सॉरी गलती हो गई, पल्लवी ने जल्दी जल्दी उठते हुए कहा। क्रिस्टोफर ने उसे देखा तो देखता रह गया। पल्लवी काफी प्यारी और मासूम लग रही थी। क्रिस्टोफर के होठों पर एक मुस्कान आ गई। आप उठेंगे या धरती पर लेटे रहने का इरादा है? पल्लवी ने उसे आवाज दी। क्रिस्टोफर अपने ख्याल से बाहर आया और जल्दी से उठा। तुम हो कौन? और यहाँ देखकर क्यों नहीं चल रही थी? कहकर क्रिस्टोफर ने अपनी कमर पर हाथ रखा। जी, मैं अपनी साड़ी देख रही थी।
इसलिए आप पर ध्यान नहीं दिया, पल्लवी ने कहा। पर तुम हो कौन? क्रिस्टोफर ने फिर पूछा। हो कौन मतलब? क्या तुम टीवी नहीं देखते? पल्लवी ने पूछा। क्रिस्टोफर कुछ कहता उससे पहले पल्लवी बोली, हाँ। तुम ठहरे अंग्रेज भला हिंदुस्तानी फिल्म क्यों देखोगे? हे, तुम कहना क्या चाहती हो? क्रिस्टोफर ने उससे पूछा। मेरे पास वक्त नहीं है, गूगल पर पल्लवी माथुर सर्च कर लेना। इतना बोलकर पल्लवी वहां से चली गई। क्रिस्टोफर ने खुद से कहा, बोल तो ऐसे रही है जैसे दुनिया का 8वां अजूबा हो। गूगल कर लेना। कहकर उसने मुंह बनाया पर खुद को गूगल करने से रोक नहीं पाया। गूगल करते ही इसे पल्लवी की काफी इन्फॉर्मेशन मिली, उसके जीते गए अवार्ड और उसकी एक्टिंग की तारीफ भी थी। और साथ ही कुछ झूठे स्कैंडल देखकर क्रिस्टोफर अब जाकर समझा कि पल्लवी उसे फिल्म का क्यों बोलकर गई। वही कुछ देर में पल्लवी वॉशरूम से फ्रेश होकर आई और एक गहरी सांस ली। वो बाहर आकर रास्ता भटक गई। अरे, वो जाना कहाँ है? यहाँ तो इतना बड़ा मेंशन और कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहते हुए पल्लवी गलती से बार काउंटर पर आ गई। बार काउंटर पर बैठे मर्दों को देखकर पल्लवी को अच्छा नहीं लगा। वो जाने लगी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हे, यूं यहाँ आई हो तो हमें एंटरटेन किए बिना कैसे जा सकती हो? देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं वो नहीं हूं, पल्लवी ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। तो फिर बार में क्यों आई? अब आई है तो नाच, उस आदमी ने नशे में कहा। पल्लवी डर गई थी। वो हाथ उठाना चाहती थी पर ये धनराज गिर के गेस्ट है, और धनराज गिर के गेस्ट होना मतलब इनका भी अपना स्टेटस और रुतबा होगा। पल्लवी ऐसे ही नहीं मार सकती किसी को। देखिए, छोड़िए मुझे वरना। पल्लवी इतना कह रही थी कि तभी एक हाथ आया और उसने पल्लवी का हाथ उस शराबी से अलग किया। पल्लवी ने सर उठाकर देखा तो देखते रह गई। उसने हैरानी से मन ही मन कहा, ओह माय गॉड, श्रीलंका किंग मृणाल राठौर। मृणाल ने उस शराबी से गुस्से में कहा, अगर दोबारा किसी लड़की का हाथ पकड़ा तो अपने हाथ गवा बैठोगे। वो शराबी मृणाल के गुस्से को देखा तो वहां से चला गया। मृणाल पल्लवी की तरह मुड़ा जो उसे फटी आंखों से देख रही है। मृणाल ने मुंह बनाकर कहा, कभी लड़का नहीं देखा है क्या? इतना कहकर वो उसे बार काउंटर से बाहर लेकर आया। पल्लवी ने उसे सरप्राइज होकर कहा, लड़के तो बहुत देखे हैं, पर आप जैसा नहीं। व्हाट? मृणाल ने पूछा। मतलब ये कि आप वही है ना, टीवी पर आते हैं, श्रीलंका के किंग मिस्टर राठौर जी? पल्लवी ने एक्साइटमेंट में पूछा। मृणाल ने अपने बाल पर हाथ फेरे और कहा, हाँ वही हूँ। पल्लवी ने चहकते हुए कहा, अरे सर, मैं पल्लवी माथुर आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे दूसरों देशों के न्यूज़ देखना पसंद नहीं है, पर जब आपके बारे में खबर आती है तो मैं जरूर देखती हूँ, क्योंकि आप इतने हैंडसम जो है। मृणाल ने अपनी तारीफ सुनकर उसे थैंक यू कहा। मृणाल के कान हल्के लाल हो गए थे। पल्लवी ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? प्लीज सर, मना मत करिएगा। पल्लवी ने मासूम तरीके से पूछा था कि मृणाल ने उससे कहा, ऐसे तो ये गलत है, पर सिर्फ एक फोटो और तुम उसे पोस्ट नहीं कर सकती हो। मृणाल ने उसे वार्निंग दी और पल्लवी भी काफी समझदारी से समझ गई। मृणाल ने उसके साथ फोटो ली और वहां से चला गया। पल्लवी के चेहरे की चमक बता रही थी कि वो कितनी खुश है मृणाल से मिलकर। पल्लवी खुशी खुशी अपना फोन देखते हुए जा रही थी कि एक बार फिर उसकी टक्कर हो गई। पल्लवी का फोन उसके हाथ से गिर गया। पल्लवी ने जल्दी से कहा, अरे नहीं, पर तब तक फोन गिर चुका था। पल्लवी ने घूरकर सामने खड़े शख्स को देखा जो उसके लिए बिल्कुल अनजान था। तुम अंधे हो क्या? इतनी खूबसूरत लड़की दिखाई नहीं दी जो आ गए टकराने? पल्लवी ने गुस्से में कहा। सामने खड़ा शख्स जो अपना माथे को सहला रहा था, उसने पल्लवी के मुंह से ऐसे सुना तो उसे भी गुस्सा आ गया। हे, तुम हो कौन? मुझे तो किसी एंगल से खूबसूरत दिखाई नहीं देती। गलती तुम्हारी है, तुम्हारा ध्यान फोन में था, उस शख्स ने कहा।
पल्लवी ने अपना फोन उठाया और देखा तो उसकी स्क्रीन टूट गई थी और फोन चालू नहीं हो रहा था। पल्लवी ने मन ही मन कहा, अभी अभी तो मृणाल जी से फोटो ली है, कहीं वो भी तो नहीं चली गई। अरे क्या होगा मेरा। पल्लवी ने गुस्से में उस शख्स को देखा और एटीट्यूड में कहा, मैं पल्लवी माथुर हूं, आदित्य धनराज गिर की साली। समझ में आई बात। उस शख्स ने जब ये सुना तो मन ही मन कहा, भाभी की बहन कब पैदा हुई, कहीं ये उनकी दोस्त तो नहीं। हाँ वही होंगी, वैसी भी भाई आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दामाद जो है। उस शख्स ने पल्लवी से कहा, तुम जो भी हो मेरे रास्ते से हटो। इतना कहकर वो जाने लगा तो पल्लवी उसके रास्ते में आ गई। उस शख्स ने पूछा, मिस माथुर आप क्या करने की कोशिश कर रही है? तुम्हारी वजह से मेरा फोटो टूटा, मेरी तस्वीर जो मैंने श्रीलंका किंग के साथ ली वो भी चली गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। पल्लवी ने दांत पिसकर कहा, अगर ऐसा है तो मेरे साथ फोटो ले लो, मैं बहुत हैंडसम हूं और साथ ही मेरी अपनी पर्सनालिटी भी है। उस शख्स ने एटीट्यूड में कहा, एक नंबर का बंदर दिख रहे हो। पल्लवी ने भड़कते हुए कहा, तुम्हारे साथ फोन लेने से पहले फोन भी सुसाइड कर ले। हे तुमने अंदाजा नहीं है कि तुम किस से बात कर रही हो। उस शख्स ने अब गुस्से में उसे उंगली दिखाकर कहा। पल्लवी ने उसकी उंगली नीचे करते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो पर तुम श्रीलंका के किंग जितने हैंडसम और समझदार नहीं हो। अब मुझे सॉरी बोलो और अपना रास्ता नापो। उस शख्स को बहुत गुस्सा आया। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, आज तक किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई कि स्वास्तिक धनराज गिर से ऐसे बात करे। स्वास्तिक धनराज गिर ये नाम सुनकर पल्लवी को ऐसा लगा जैसे कि उसने ये नाम कहीं तो सुना है, पर जब तक वो समझ पाती स्वास्तिक ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। पल्लवी की आंखें बड़ी हो गई, वो खुद को छुड़ाने लगी। स्वास्तिक ने उसके होठों को काटा और फिर छोड़ा। पल्लवी ने उसे नम आंखों से देखा। तुम्हारी हिम्मत बहुत होती है हम धनराज गिर में, इसलिए तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। स्वास्तिक ने उसे उंगली दिखाई और वहां से चला गया। पल्लवी ने हैरानी से अपने होठों पर हाथ रख लिया। उसके साथ इतना कुछ हो गया, उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वही तमन्ना बहुत थकान महसूस कर रही थी। उसे बैठे हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सर उठाकर दूर मौजूद देव्यांशी को देखा जो कबीर के साथ मेहमानों में व्यस्त थी। तमन्ना ने अपने सर पर हाथ रखा और बड़ी मुश्किल से उठी। उसने यहाँ वहाँ नजर घुमाई तो आदित्य एक टेबल पर बैठा हुआ दिखाई दिया। तमन्ना आदित्य के तरफ जाने लगी। आदित्य अपना फोन चला रहा था। उसे महसूस हुआ कि तमन्ना उसके पास आ रही है, तो जानकर उसने उसे नजर उठाकर नहीं देखा। आदित्य। तमन्ना उसके सामने खड़ी हो गई और उसे आवाज दी, पर आदित्य ने उसे अनसुना किया। तमन्ना ने गहरी सांस ली और आदित्य के बगल में बैठी। आदित्य सुनो। उसने इतना कहा ही था कि आदित्य अगले पल उठकर वहां से जाने लगा। उसकी यह हरकत तमन्ना को बड़ी अजीब लगी, पर तभी उसे याद आया कि आदित्य उससे नाराज है। तमन्ना ने अपने सर पर हाथ रख लिया। अब इसे कैसे मनाऊं? कहकर वो उसके पीछे जाने लगी। आदित्य वहां मौजूद लड़कियों के ग्रुप के पास आया ही था कि वहां की लड़कियों ने खुश होकर कहा, मिस्टर धनराज गिर आप? आदित्य ने एक नज़र पीछे तमन्ना को देखा जो उसके तरफ आ रही थी, और फिर लड़कियों से मुस्कुराकर कहा, वेल, लगता है आप सब अकेले हैं और मैं भी यहाँ अकेला हूँ, तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? आदित्य ने पूछा तो सब लड़कियों ने जल्दी से अपने बीच की जगह खाली कर दी। आदित्य वहां जाकर आराम से बैठ गया। तमन्ना ने ये देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई देने लगी। वो सारी लड़कियां आदित्य के होने से काफी खुश और आश्चर्यचकित थी, क्योंकि आज आदित्य पहली बार सामने से उनके बीच आया था। तमन्ना आदित्य के सामने आ गई और अपने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरने लगी। उन लड़कियों को तमन्ना का आना पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि अब आदित्य चला जाएगा, पर आदित्य वहां गया नहीं।
यहाँ क्या कर रहे हो? तमन्ना ने रूडली पूछा। बैठा हूँ। इन लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम है? आदित्य ने भी उसे रूडली कहा। प्रॉब्लम है? बैठने के लिए बहुत सारी जगह है, तुम्हें यहाँ क्यों बैठना है? चलो मेरे साथ, कहकर आदित्य आगे आए और उसका हाथ पकड़ना चाहा। इससे पहले कि तमन्ना उसका हाथ पकड़ पाती, आदित्य ने अपने हाथ हवा में करते हुए कहा, तमन्ना बेहव, यहाँ बैठने में क्या दिक्कत है? चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आदित्य ने उन लड़कियों को देखकर स्माइल दी। तमन्ना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी मुस्कान पर किसी और लड़की का हक नहीं है, सिर्फ तमन्ना का हक है। तभी एक लड़की ने तमन्ना से कहा, मिसेज धनराजगिर, वैसे भी मिस्टर धनराजगिर आपके साथ रहते हैं। आज अगर वो हमारे साथ वक्त बिता रहे हैं तो दिक्कत क्या है? उस लड़की ने आदित्य को बहुत प्यार से देखा। तमन्ना ने अपने हाथ बांधे और सबके सामने आदित्य से कहा, यहाँ तुम्हें हरियाली नजर आ रही है ना? फिर ठीक है, एक बार कमरे में आओ, 7 जन्म तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। आदित्य जो अब तक तमन्ना के मजे ले रहा था, उसका मुंह छोटा सा हो गया। उसकी बीवी ने सबके सामने उसे धमकी दी। तमन्ना अब भी नहीं रुकी और उसने उन लड़कियों को देखकर गुस्से में कहा, अगर अभी के अभी मेरे पति को अकेला नहीं छोड़ा तो गार्ड्स तुम लोगों को फंक्शन से बाहर छोड़ आएंगे। उन सब लड़कियों ने हैरानी से आदित्य को देखा और फिर तमन्ना के खिलाफ भड़काते हुए कहा, मिस्टर धनराजगिर, आपकी बीवी में तमीज नहीं है कि मेहमानों से कैसे बात करना है? ये सुनकर आदित्य को गुस्सा आया कि आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसी हुई उसकी बीवी के बारे में बोलने की। आदित्य तमन्ना से कैसे भी बात कर सकता था, पर कोई उसकी बीवी से बदतमीजी से बात करे, उसे मंजूर नहीं। आदित्य कुछ कहता उससे पहले तमन्ना उन लड़कियों पर भड़कते हुए बोली, मेरी तमीज की छोड़, तुम सब अपनी बताओ, शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द पर गंदी नजर डालते हुए? फंक्शन में बुलाया है तो खाना खाओ और दफा हो जाओ। वो सब लड़कियां गुस्से में खड़ी हो गई और तमन्ना को घूरने लगी। तमन्ना ने उन सब को एक नज़र देखा और फिर उन्हें धमकाते हुए कहा, मैं सिर्फ 3 तक गिनने वाली हूँ। इसके बाद तमन्ना गिनने लगी। उसने जैसी ही 2 कहा, वो सारी लड़कियां वहां से मुंह बनाकर अकड़ से गई। क्योंकि अब तक आदित्य ने कुछ कहा नहीं था तो वो लोग अब आदित्य के सामने अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती थी। उनके जाने के बाद तमन्ना ने आदित्य को नाराजगी भरी नजरों से देखा और बिना बोले वहां से जाने लगी। आदित्य के होठों पर मुस्कान आ गई, मेरी बीवी जलते हुए कितनी सुंदर लगती है। इतना कहकर वो खुद भी उसका पीछे गया। तमन्ना सबसे दूर एक शांत रूम में आई। उसे आदित्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी तमन्ना को कुछ फील हुआ और वो बाथरूम में गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। लगता है मैंने उल्टा सीधा खा लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है, कहकर वो काउच पर सर पकड़ के बैठ गई। तभी रूम का दरवाजा खुला। तमन्ना ने देखा तो ये आदित्य था। तमन्ना उसे भगाना चाहती थी पर अभी उसमें ताकत नहीं थी। शायद अब तुम्हें अक्ल आ गई होंगी, कहकर आदित्य उसके पास बैठ गया। तमन्ना उससे दूर होकर बैठ गई। ये देखकर आदित्य ने मन ही मन कहा, कितनी अकड़ है इसमें। आदित्य ने उससे कहा, अगर तुम अब भी मुझे सॉरी नहीं कहोगी तो पार्टी में और भी लड़कियां हैं। आदित्य साफ तरीके से उसे मना रहा था। तमन्ना पहले ही बीमार फील कर रही थी पर अब आदित्य की बातों से उसे और चीर होने लगी। तो जाओ ना, किसी ने तुम्हारे हाथ पैर नहीं बांधे हैं। पर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, तमन्ना ने भड़कते हुए कहा। आदित्य शौक होकर बोला, ओह हेलो, नाराज मुझे होना चाहिए और भड़क तुम रही हो। इस पर तमन्ना दांत पिसकर बोली, आदित्य मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगी। तुमने कर ली ना अपने मन की, तो अब मेरी मर्जी, कहकर उसने उन दोनों के बीच पिलो रख दिया। क्या मेरी मर्जी? आदित्य ने पिलो हटाकर कहा। मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरे सर में दर्द है। मेरा दर्द मत बढ़ाओ और जाओ यहां से, तमन्ना ने मुंह फेर लिया। वाकई तुम्हें जलन हो रही है, आदित्य ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा।
उसकी बात सुनकर तमन्ना ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस ली। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारा ईगो, जो कि बहुत जल्दी हर्ट होता है, तमन्ना ने कहा। आदित्य के चेहरे का एक्सप्रेशन सख्त हो गया। मैं आदित्य धनराज गिर हूं। तुम मुझसे ऐसे तो पेश नहीं आ सकती हो। आदित्य ने अपनी बात रखी। माना मैं तुमसे बुरे तरह से पेश आई, पर मैं तुम्हारी तरह दूसरे मर्दों के पास नहीं गई और ना उन्हें मुस्कुरा कर देखा, पर तुमने। कहकर तमन्ना ने अपनी मुट्ठियां बनाई और दांत पिसकर बोली, तुम सीधे लड़कियों के बीच जाकर बैठ गए, उनसे बात की, यहाँ तक तो मैंने बर्दाश्त किया, पर तुम्हें उन लड़कियों को मुस्कुरा कर देखने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी मुस्कान पर मेरा हक है, ना कि किसी और लड़की का। पर तुमने, कहकर तमन्ना ने तकिया उसके मुंह पर दे मारा। आदित्य ने तकिया पहले ही पकड़ते हुए कहा, हाँ, तो मेरे भी कई सारे हव है तुम पर तुम हो कि। बकवास बंद करो आदित्य, घर में फंक्शन चल रहा है जिसमें हम इम्पोर्टेंट है। लोग हमें बार बार पूछते हैं। ऐसे में किसी को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं तो ये काफी शर्मनाक होगा। हम अपने घर में नहीं है, मेंशन में है, तमन्ना ने उसकी डांट लगाकर कहा। आदित्य कुछ कहता उससे पहले तमन्ना ने अपने मुंह पर हाथ रखा और बाथरूम में भाग गई। तमन्ना लगातार उल्टियां करने लगी। आदित्य को तमन्ना की आवाज आई तो वो भी उसके पीछे बाथरूम में गया। उसकी ऐसी हालत देखकर आदित्य गुस्सा भूल गया और उसकी चिंता करते हुए बोला, हे तमन्ना, क्या हुआ, तुम ठीक हो? तमन्ना ने अपना मुंह धोया और गहरी सांसें लेने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्या हुआ। आदित्य तमन्ना को लेकर बाथरूम से बाहर आया और उसे बेड पर बिठाया। तमन्ना काफी थकान फील करने लगी और कहा, शायद मैं थक गई हूं और मैंने काफी कुछ ऑयली खाया है इसलिए। आदित्य की उंगलियां उसके फोन पर चल रही थी। ये देखकर तमन्ना ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी बीवी बीमार है और तुम्हें फोन की पड़ी है। आदित्य ने उसे शांत कराते हुए कहा, मॉम को मैसेज किया है, वो अभी तुम्हें चेक करने आ रही है। तमन्ना ने ये सुना तो कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद अमूल्या अंदर आई और उसने तमन्ना को चेक किया। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ मॉम, ये ठीक तो है? तू बाहर जा, अमूल्या ने आदित्य से कहा। नहीं, मेरी बीवी है, मैं क्यों बाहर जाऊं? आदित्य ने जिद में कहा। आदित्य, मैंने कहा ना बाहर जाओ। अमूल्या ने लगभग उसे ऑर्डर दिया। आदित्य ने जिद करते हुए कहा, पर मॉम। उसने इतना कहा ही था कि अमूल्या खुद उसका हाथ पकड़कर आदित्य को बाहर कर दरवाजा लगा दिया। आदित्य हैरान रह गया कि उसकी मां ने उसे बाहर कर दिया। वही बाहर अब सारे मेहमान जा चुके थे। कबीर ने देवयांशी से कहा, अब कल मेहंदी है। तो कबीर कुछ कहता उससे पहले देवयांशी ने मुस्कुरा के कहा, कल मैं अपने हाथ पर तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाऊंगी। अगले ही पल कबीर ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, जब तक मैं नहीं आता कोई मेहंदी मत लगवाना। क्यों कबीर, तुम्हारा क्या भरोसा कब देर से आओ? देवयांशी ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा। मैं तुम्हारा पति हूं, पति की आज्ञा का पालन करो, ना कि सवाल। कबीर ने उसके गाल खींचे और वहां से चला गया। देवयांशी उदास हो गई। कबीर ने उसे मेहंदी से मना कर दिया। वही मन्नत आदित्य धनराज से बोली, दादू, मैं कल आपको किसी से मिलवाना चाहती हूं। दादाजी ने मन्नत को देखा। वो जानते थे कि मन्नत किसकी बात कर रही है। दादाजी ने उससे कहा, कल उसे बुला लो, कहना कि आदित्य धनराज गिर ने बुलाया है। मन्नत ये सुनकर बहुत खुश हुई और दादाजी को गाल पर किस करते हुए कहा, आप बहुत अच्छे दादू हो, लव यू सो मच। मन्नत को इतना खुश देखकर दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, और आप दुनिया की सबसे अच्छी और जिद्दी पोती। जिद्दी सुनकर मन्नत का मुंह छोटा सा हो गया और वो गुड नाइट बोलकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद दादाजी का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने अयांश, कार्तिक और आर्यन को बुलाया। वही क्रिस्टोफर अपने कमरे में लेटा हुआ फोन पर पल्लवी की कुछ फिल्में देख रहा था।
तो मृणाल अपने कमरे की बालकनी में ठंडी हवा को महसूस करते हुए बोला, कुछ बात तो जरूर है उस लड़की में। माना कि मैं हैंडसम हूं, पर कभी किसी ने इस तरह से नहीं कहा जैसा उसने कहा। ये कहते हुए मृणाल के होठों पर मुस्कान थी। वही स्वास्तिक शावर ले रहा था। शावर के ठंडा पानी उसके बदन पर गिर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो हैरान रह गया। तुम यहाँ मेरे बाथरूम में? उसके सामने कोई और नहीं बल्कि पल्लवी थी। पल्लवी ने कमर पर हाथ रखकर नाराज होकर कहा, हाँ तुमने मेरी पप्पी ली और मुझे छोड़ दिया, ये गलत बात है। स्वास्तिक ने गुस्से में कहा, निकल जाओ बेशर्म लड़की, तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखकर अच्छा नहीं किया, कहकर उसने अपने हाथों में पानी लेकर सामने मारा। अगले ही पल पल्लवी वहां से गायब हो गई। ऐसे अचानक गायब होता देख स्वास्तिक और भी हैरान था। स्वास्तिक ने खुद से कहा, क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ? पर मैं एक लड़की को बाथरूम में कैसे इमेजिन कर सकता हूँ? स्वास्तिक ने आंखें बंद कर ली और शावर लेकर बाहर आया। वही कृष अपने कमरे में किसी को फोन लगाकर बोला, क्या कुछ पता चला उसके बारे में? कहाँ है वो? फोन के दूसरी ओर सामने से एक आवाज आई, सर वो बेल्जियम में अपना काम कर रही है। कृष ने ये सुनकर फोन रख दिया। अजीब बात है, वो वहां क्यों है? उसे तो यहां शादी करनी चाहिए। फिर अपने काम को बढ़ाती सोचते हुए कृष कमरे में आया। कृष ने बेड पर देखा जहां शौर्य एक बुक पर स्केच कर रहा था। कृष उसके पास आया और प्यार से बोला, शौर्य इसे रखो और चलो कुछ मजेदार करते हैं। शौर्य उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। कृष ने वो बुक साइड टेबल पर रखी और शौर्य को अपने गोद में लेकर जमीन पर बैठ गया। कल मेहंदी संगीत है और फिर हमें भाई की शादी में डांस करना है। क्या तुमको डांस करना है? कृष ने पूछा तो शौर्य ने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया। कृष ने उसके गाल पिंच किया और कहा, अब आप अपने मम्मा और पापा को सरप्राइज देना और इसमें मैं आपकी मदद करता हूँ, कहकर उसने उसे जमीन पर खड़ा किया और उसे चलना सिखाने लगा। शौर्य कई बार जमीन पर गिरा पर वापस खड़ा होकर चलने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसे अपने मम्मा पापा की शादी में डांस जो करना था। वही रात को आदित्य तमन्ना के साथ अपने कमरे में मौजूद था। उसने लाख बार तमन्ना से पूछा कि उसकी माँ ने क्या कहा, पर तमन्ना ने बात को टाल दिया। तमन्ना ने आदित्य से बच्चों की तरह कहा, आदित्य देखो तुम मुझसे नाराज मत रहा करो, तुम नाराज होने वाले काम ही करती हो। आदित्य ने मुंह बनाकर कहा। तमन्ना ने उसका चेहरा हाथ में लेकर कहा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर तुम नाराज नहीं होना। जब तुम नाराज होते हो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। पिछली बार भी यही हुआ था। आदित्य को याद आया जब पिछली बार वो तमन्ना से नाराज हुआ था तब उसके पीरियड थे और जिसकी खबर उसे नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता हूं ना? आदित्य ने उससे प्यार से पूछा। नहीं, तमन्ना ने एक शब्द में कहा, जिसे सुनकर आदित्य की मुस्कान गायब हो गई। तमन्ना बेड पर आराम करते हुए बोली, सबसे जरूरी मेरी नींद है, अब मुझे सोना है। आदित्य उसके बगल में लेटकर बोला, तुम कहो तो हम वो कर सकते हैं जो शावर रूम में अधूरा रह गया था। बिल्कुल नहीं, तमन्ना ने हड़बड़ा कर कहा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। क्या हुआ, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? आदित्य ने सवाल किया। तमन्ना ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, वो दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी दवाई खाई है ना, तो आराम चाहिए, बाकी रोमांस शादी के बाद। इतना कहकर उसने अपने आप को कंबल से ढका और सो गई। आदित्य के मुंह खुला के खुला रह गया। उसकी बीवी ने उसे चकमा दिया। अगले दिन तमन्ना ने हरे कलर के हल्का लहंगा पहना हुआ था। उसने अपने आप को आईने में देखा और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। तभी उसके कमर पर किसी ने हाथ रखा। तमन्ना जानती थी इस स्पर्श को। गुड मॉर्निंग पतिदेव, तमन्ना ने प्यार से कहा। पर आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके बालों को साइड कर उसके पीठ पर अपने होंठ रखे। तमन्ना ने अपनी आंखें बंद कर ली। तमन्ना पीछे मुड़ी और आदित्य से बोली, चलो चलकर मेहंदी लगाए।
मैं अपना नाम खुद लिखूंगा तुम्हारे हाथ पर। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आया। बाहर सभी औरतों के जमावड़ा लगा हुआ था। कई सारे मेहंदी आर्टिस्ट आए हुए थे। सारी औरतें मेहंदी लगवा रही थी। तमन्ना देवयांशी के पास आकर बोली, क्या बात है? तुम क्यों नहीं लगवा रही हो? देवयांशी ने मुंह बनाकर कहा, कबीर वार्निंग देकर गया है, इसलिए नहीं लगा रही हूं। क्या पर क्यों? तमन्ना ने पूछा। पता नहीं, पर उसने मना किया है। देवयांशी ने बुरा सा मुंह बना लिया। तमन्ना को भी समझ नहीं आया। तभी उसके पास मेहंदी वाली आई और तमन्ना को मेहंदी लगाने लगी। एक मेड तमन्ना के पास आई और उसे एक ग्लास जूस देकर कहा, मैडम ने ये आपके लिए भेजवाया है। क्या मॉम ने भेजवाया है? तमन्ना ने पूछा। उस मेड ने हाँ में सर हिलाया तो तमन्ना उस जूस को लेकर पीने लगी। वही मन्नत दरवाजे पर काफी देर से किसी के इंतजार कर रही थी। घर के सभी मर्द बाहर सोफे और काउच पर बैठे बातें कर रहे थे। कार्तिक की नजर मन्नत पर थी। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उस गाड़ी को देखते ही मन्नत के मुस्कान बड़ी हो गई। कार पर सभी के ध्यान गया। स्वास्तिक ने उस कार की तरफ देखते हुए कहा, आखिर कौन आया है? त्रियम सिंह शेखावत। आदित्य ने बिना उस ओर देखे कहा। सबके चेहरे के रंग बदल गए। वही मन्नत दौड़कर उस कार के पास गई और कार के दरवाजा खोला। त्रियम कार से मुस्कुराते हुए बाहर आया। त्रियम के असिस्टेंट भी उसके साथ मौजूद था। मन्नत ने त्रियम को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, हाय, तुम किसी की नजर ना लगे सिवाय मेरे। त्रियम ने इस वक्त हल्के ग्रीन की कलर के कुर्ता और सफेद पाजाम पहना हुआ था। उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। त्रियम बहुत हैंडसम लग रहा था। वही घर के मर्दों ने आज पहली बार त्रियम को देखा था। अयांश ने त्रियम को देखते हुए कहा, बिल्कुल अपने बाप की तरह है। पता नहीं था कि इतना हैंडसम होगा। कार्तिक ने इरिटेट होकर कहा, कुछ हैंडसम नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी को कैसे पटाया होगा। मुझे मन्नत को उससे दूर करना होगा, कहकर कार्तिक उस ओर जाने लगा। त्रियम धनराजगिर मेंशन आ चुका था। मन्नत उसे लेकर अंदर जा ही रही थी कि दरवाजे पर एक एक कर कार्तिक, अयांश और आर्यन खड़े हो गए और उनके पीछे स्वास्तिक, कृष, मृणाल और क्रिस्टोफर मौजूद थे। आदित्य अब भी अपनी चेयर पर बैठे वहां का नजारा देख रहा था। मन्नत ने उन सब को उसका रास्ता रोके देखा तो उसने एक पल उन सब को देखा और फिर त्रियम को। त्रियम भी उन सब को मुस्कुराकर देख रहा था। कार्तिक ने मन्नत से कहा, मन्नत तुम्हें अंदर सब बुला रहे हैं। तुमने मेहंदी भी नहीं लगाई। मन्नत ने कार्तिक से कहा, मैं अंदर ही जा रही हूं, कहकर वो त्रियम का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगी। ये कौन है? आर्यन के सब्र का बांध टूट गया और उसने पूछा। वो जानता था कि वो त्रियम है, पर वो मन्नत के मुंह से उनका रिश्ता सुनना चाहता था। मन्नत ने एक नज़र त्रियम को देखा। त्रियम ने हाँ में सर हिलाया तो मन्नत ने उसकी बाजू पकड़कर सबसे कहा, ये त्रियम सिंह शेखावत, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से और मैं दादाजी से इन्हें मिलाने जा रही हूँ। मन्नत ने बिना डरे अपनी बात कह दी। आर्यन ने धीरे से कहा, बिल्कुल ऋषभ भाई के गुण है। उन्होंने भी मदीहा भाभी से शादी करने का प्रस्ताव ऐसे ही विक्रम बड़े पापा के आगे रखा था, बिना डरे। ये भी नहीं सोचा कि बाद में अंजाम क्या होगा। कार्तिक, अयांश और बाकी ने जब ये सुना तो वाकई मन्नत में उन्हें उनका ऋषभ धनराजगिर ही दिखाई दिया। मन्नत सबके बीच से त्रियम को लेकर गई। त्रियम ने जाते जाते कार्तिक को ईविल मुस्कान दी। कार्तिक ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसके अंदर जाने के बाद कार्तिक ने अपनी मुट्ठियां कस ली। ये लड़का मेरे सामने मेरी बेटी का हाथ पकड़कर मेरे ही घर में जा रहा है। वाकई इस लड़के ने सच में मेरी बेटी पर जादू किया है। जादू उतारने अंदर चले क्या? स्वास्तिक ने बाजू फोल्ड करते हुए कहा, जैसे वो अभी त्रियम को पिट देगा। सब लोग अंदर गए तो देखा स्टडी रूम के बाहर मन्नत अकेले परेशान खड़ी थी। उसे ऐसे देखकर आदित्य ने पूछा, क्या हुआ? क्या परेशानी है? दादू और त्रियम अकेले में बात कर रहे हैं।
दादू ने मुझे कमरे में रहने नहीं दिया। पता नहीं क्या बात हो रही है। मन्नत ने परेशान होकर कहा। मन्नत, उस लड़के को भूल जाओ। उससे कई ज्यादा अच्छे लड़के इस धरती पर है। देश के हर एक कोने से तुम्हारे लिए रिश्ता आ रहा है। और तुम हो कि, अयांश ने उसे समझाते हुए कहा। मन्नत ने गहरी सांस लेकर कहा, बड़े पापा, आप इतने साल में बड़ी माँ को नहीं भूल पाए। इतना कहकर उसने आर्यन की तरफ देखकर कहा, आप नव्या चाची के लिए उनके बाबा से लड़ गए। इतना कहकर उसने आदित्य की तरफ देखकर कहा, भाई, आपको जब भाभी से प्यार हुआ तो आपने भव्या को रास्ते से हटा दिया। मन्नत ने सब पर अपनी नजर डाली। तुम कुछ भी कर लो, दादू नहीं मानेंगे, कृष ने कहा। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुला। सबने उस तरफ देखा। आदित्य, धनराज, गिर, आरुषि और त्रियम खड़े थे। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? आरुषि ने सबसे पूछा। सबकी नजरें बस त्रियम पर थी, जो काफी शांत था। कोई कुछ कहता उससे पहले मन्नत ने दादा दादी से पूछा, क्या आपको त्रियम पसंद आया? उसके इस सवाल पर आरुषि ने उसके सर पर चपत लगाकर कहा, बाप रे बाप, आजकल के बच्चों को जरा सा भी शर्म नहीं है। सीधे भला कौन पूछता है? मन्नत ने अपने सर पर हाथ रखकर मुंह बना लिया। अरे दादी, मैं कहता हूं इसे और मारो, क्या पता अक्ल आ जाए, कृष ने आरुषि से कहा। अक्ल की जरूरत तुम्हें है, दादाजी ने कृष से रूडली कहा। कृष का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी इंसल्ट हो गई। कान खोलकर सुन लो सब लोग, त्रियम हमारा मेहमान है, इसलिए पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और आज का फंक्शन मनाओ। आरुषि ने सबको ऑर्डर दिया। मन्नत के चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। इसका मतलब वो आपको पसंद है। इसका मतलब आप मेरी शादी उससे कराएंगी। मन्नत के चेहरे की खुशी सब देख पा रहे थे। कार्तिक भी काफी शौक में था कि आदित्य धनराजगिर ये फैसला कैसे ले सकते हैं। पर आदित्य धनराजगिर के चेहरे को पढ़ना नामुमकिन था। आरुषि ने मन्नत के गाल पर हाथ रखकर कहा, हाँ बाबा, पर अब जाकर त्रियम की खातिरदारी कर, उसे सबसे मिला। मन्नत ने हाँ में सर हिलाया और अपने डैड के साथ भाइयों पर नजर डाली। मन्नत ने त्रियम का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। इतना कहकर वो उसे लेकर गई। सबकी नजर अब आदित्य धनराजगिर पर थी, जो उन सब को देखकर स्टडी रूम में गए और सबने एक दूसरे को देखा और फिर उनके पीछे चले गए। उन सब के चेहरे पर साफ था कि आखिर दादाजी ने त्रियम को कैसे अपनाया। वही कबीर मेहंदी फंक्शन में आ गया था। तमन्ना ने उससे पूछा, आपने देवयांशी को मेहंदी लगाने से क्यों रोका? कबीर ने देवयांशी को देखा, जो मुंह फैलाई बैठी हुई थी। कबीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े रोमांटिक अंदाज में कहा, क्योंकि मैं अपनी दुल्हन को खुद मेहंदी लगाने वाला हूँ। आसपास के लोगों ने जब सुना तो सब हैरानी से कबीर और देवयांशी को देखने लगे। क्या मिस्टर प्रेसिडेंट मेहंदी लगाने वाले हैं? वो कितना प्यार करते हैं अपनी पत्नी से। यार, इतना हैंडसम आदमी मेहंदी लगाने वाला है। काश ये मेहंदी मेरे हाथों में लगती। काश भगवान ने मुझे और भी हाथ दिए होते तो मैं मिस्टर प्रेसिडेंट से मेहंदी लगाते वक्त उनका दीदार करती। आसपास की लड़कियों की बातें कबीर और देवयांशी के कानों में जा रही थी। देवयांशी ने बिन सोचे समझे कबीर के गाल के पर किस करते हुए कहा, लव यू कबीर। कबीर के गाल लाल हो गए। इतने सारे औरतों के बीच कबीर को शर्म आ गई, पर उसने देवयांशी को अपने हाथों से बहुत सुंदर मेहंदी लगाई। देवयांशी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका कबीर उसे मेहंदी लगा रहा था। पास में बैठी तमन्ना को अब देवयांशी से थोड़ी जलन होने लगी। उसने मन ही मन कहा, काश आदित्य भी मुझे मेहंदी लगाता, पर मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। कहकर तमन्ना ने नजर घुमाकर यहाँ वहाँ आदित्य को ढूंढा, पर आदित्य उसे नहीं दिखाई दिया। वही मन्नत त्रियम को अपने कमरे में लेकर आई और उससे पूछा, बताओ जल्दी, दादू ने तुमसे क्या पूछा? मन्नत जानना चाहती थी। अरे तुम इतना क्यों हाइपर हो रही हो? कहकर वो उसके कमरे को देखने लगा। मन्नत का कमरा बहुत आलीशान था।
सारी फैसिलिटी थी उसमें। त्रियम बताओ भी, मन्नत ने एक बार फिर पूछा। तो त्रियम उस पल को याद करने लगा कि स्टडी रूम में क्या हुआ। फ्लैशबैक। त्रियम सामने दादा दादी के सामने खड़ा था। आरुषि ने उससे मुस्कुराकर कहा, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। त्रियम सामने सोफे पर बैठ गया तो आरुषि उसकी तारीफ करते हुए बोली, तुम इतने हैंडसम दिखोगे पता नहीं था। आदित्य धनराज गिर उसे घूरने लगा। भला उसकी बीवी किसी और की तारीफ क्यों कर रही है? आरुषि को एहसास हुआ कि आदित्य उसे घूर रहा है, तो उसने अपना सवाल बदल कर कहा, तुम और मन्नत साथ में अच्छे दिखोगे। त्रियम ये सब नोटिस करते हुए आरुषि का साथ देते हुए बोला, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये मुमकिन है। दादाजी ने बिना बात घुमाए साफ साफ कहा, तुम्हारे दादू इस शादी के खिलाफ है, तो तुम क्यों मन्नत के पीछे हो? इन सब के पीछे क्या इरादा है? त्रियम एक पल को खामोश हुआ और एक शब्द कहा, प्यार। उस वक्त त्रियम की आंखों का प्यार दादा दादी से छिपा नहीं। मैं मन्नत से आज भी प्यार करता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ, त्रियम ने शांति से कहा। कुछ पल तो रूम में शांति रही। पर तुम्हारे दादा, सुना है कि उन्होंने सालों पहले मेरी अमूल्या बहू और मेरी पोती देव्यांशी को मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे, सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। आदित्य ने सवाल किया। मैंने अपने दादू से पूछा है, इस बारे में उनका जवाब ना है, त्रियम ने शांति से कहा। पर हम कैसे मान ले? ये भी तो हो सकता है कि ये झूठ हो और सच कुछ और, आरुषि ने पूछा। सही कहा आपने, सच कुछ और हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारी हालत का फायदा उठाकर हमें एक दूसरे का दुश्मन बना रहा हो, और मैं इस बात की तह तक जाकर रहूंगा, त्रियम ने दादाजी की आंखों में आंखें डालकर कहा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई दादाजी की आंखों में आंखें डालकर बातें करे। ऐसा सिर्फ कबीर, रेयांश और अब तक आदित्य ने किया है। पर आज त्रियम के आंखों में वही जुनून देखकर दादाजी अंदर ही अंदर इम्प्रेस हुए। आरुषि ने गहरी सांस लेकर त्रियम को समझाते हुए कहा, देखो त्रियम, तुम शुरुआत से हमें पसंद थे, पर हालत को देखकर हमें मन्नत के लिए डर लगता है। ना जाने कब कोई दुश्मनी की चिंगारी उसकी जिंदगी में आए और उसकी जिंदगी में खुशियां ना रहे। त्रियम ने हाँ में सर हिलाया पर कुछ कहा नहीं, पर त्रियम ने मन ही मन कहा, एक बार उसे मेरी जिंदगी में आने दे, उसके बाद खुशियां क्या होती है। ये मन्नत भूल जाएगी। आरुषि ने आगे कहा, मन्नत के पास उसके माँ बाप नहीं है, कार्तिक ने उसे संभाला, पर तुम्हारी वजह से उसे सच पता चल गया। क्या तुम बता सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? आरुषि का लहजा अब सख्त हुआ। उसका सवाल सुनकर त्रियम के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसने कहा, मैं उसे अपने बारे में बता रहा था। मेरा वो अतीत जहां आज मेरी दादी और मेरे डैड मेरे साथ नहीं है। त्रियम के कहने का मतलब साफ था, वो अपने बारे में बता रहा था। आई बीच अगर मन्नत को सच पता चलता है तो क्या होगा? त्रियम ने सफेद झूठ कहा। तुम हमें वजह मानते हो उस हादसे की, तो भला मन्नत और तुम्हारा रिश्ता कैसे स्वीकार किया जाए? अगर कल को तुमने मन्नत को नुकसान पहुंचने की कोशिश की तो? दादाजी ने सवाल किया। अगर मुझे नुकसान पहुंचना होता तो मैं उस वक्त कर देता जब वो मेरे साथ यूक्रेन में थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। इससे ज्यादा मैं क्या ही सबूत दूंगा? त्रियम ने कहा। आदित्य को उसकी बात में पॉइंट नजर आया। दादाजी ने एक नजर आरुषि को देखा तो उसने पलकें झपका दी। दादाजी ने त्रियम से कहा, देखते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये रिश्ता जरूर होगा। फिलहाल तुम हमारे मेहमान हो और फंक्शन एंजॉय करो। इसके साथ वो लोग स्टडी रूम से बाहर आए। प्रेजेंट का समय। त्रियम ने मन्नत से कहा, मैंने अपने सच्चे प्यार के बारे में बताया और उन्हें यकीन दिलाया, जिससे वो मान गए। ओह त्रियम, मुझे पता था कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, कहकर उसने उसे गले लगाया। त्रियम ने उसे खुद से दूर किया और जेब से एक बॉक्स निकालकर उसके घुटनों के बल आ गया। मन्नत को समझ में नहीं आया कि त्रियम क्या करने वाला है। त्रियम ने उस बॉक्स को आगे कर मन्नत से बड़े प्यार से कहा, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करके मेरी जिंदगी में आना चाहोगी? मन्नत की आंखें नम हो गई और उसने जल्दी में हाँ में सर हिलाया।
त्रियम ने उस बॉक्स से 2 सुंदर चैन निकली और एक चैन मन्नत को पहनाकर कहा, ये मेरे प्यार की निशानी या एक छोटा सा तोहफा कह सकती हो। मन्नत ने उसे खुशी खुशी पहना और दूसरा चैन त्रियम को पहनाकर कहा, इसे तुम मेरे नाम का पहनो। इससे कोई लड़की तुम्हारे नजदीक नहीं आएगी मेरे अलावा। अभी से इतनी जल्द? त्रियम ने उसके गाल खींच कर कहा। इसे जलन नहीं कहते हैं, इसे तो मीठे खीर की बिल्लियों से सुरक्षा करना कहते हैं। मन्नत ने उसके गले में बाहें डालेकर कहा। त्रियम ने भी उसे गले लगा लिया और बोला, अच्छा अब अपने घर वालों से तो मिलाओ। त्रियम को कहने पर याद आया और वो मन्नत को लेकर कमरे से बाहर आए और नीचे सबसे मिलवाया। पहले तो सब लोग उसे देखकर थोड़े चौके पर आरुषि वही मौजूद थी, इसलिए सब ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया। कबीर ने त्रियम को घूरा और बदले में त्रियम ने भी कबीर को लुक दिया और अपनी नजरें फेर ली। मन्नत ने इस पर ध्यान नहीं दिया और देव्यांशी की मेहंदी देखकर बोली, वाह क्या मेहंदी है। इतना कहकर उसने त्रियम को देखा और उससे पूछा, तुम्हें मेहंदी लगाने आती है? त्रियम ने ना में सर हिलाया तो मन्नत ने उसे ऑर्डर देकर कहा, तो मेहंदी का कोर्स करो, क्योंकि अपनी शादी में मुझे मेहंदी तुम लगाओगे। त्रियम ने मन ही मन कहा, अभी इतना ऑर्डर दे रही है तो बाद में क्या करेगी। कुछ देर तक त्रियम वही रहा। बाद में उसने आरुषि से इजाजत ली और वहां से चला गया। रात के वक्त तमन्ना कमरे में मुंह फुलाकर आदित्य से शिकायत करते हुए बोली, तुम मेहंदी के वक्त कहाँ गायब थे? अरे काम में बिजी था, आदित्य ने उसके पास बैठते हुए कहा। काम काम काम, तुम्हें सिर्फ काम दिखाई देता है, बीवी नहीं। बीवी सिर्फ रात को दिखाई देती है, तमन्ना में एकदम झुंझुलाकर कहा। अरे तुम्हें अचानक क्या हुआ? आदित्य ने उसे हैरानी से पूछा। उसे तमन्ना के ऐसे बेहव की उम्मीद नहीं थी। तमन्ना ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हें पता है मिस्टर प्रेसिडेंट कितना प्यार करते हैं देव्यांशी से, उन्होंने खुद देव्यांशी को मेहंदी लगाई और एक तुम हो। इतना कहकर उसने नजरें फेर ली। अब आदित्य को समझ आया कि गलती क्या है। आदित्य उसे मनाते हुए कहा, अच्छा तुम बताओ, मैं लगता हूं तुम्हें मेहंदी अब लगाओगे जब मेरे हाथ और पाँव में मेहंदी लग चुकी है। तमन्ना ने ताना मारकर कहा और उसने अपने हाथ पाँव दिखाई जहां उसकी मेहंदी का रंग अभी हल्का था, धीरे धीरे काला होने वाला था। आदित्य ने अपने कान पकड़कर कहा, अच्छा सॉरी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आगे से किसी भी फंक्शन में मैं तुम्हें भगवान के लिए अपनी शक्ल मत दिखाना। तमन्ना ने गुस्से में कहा। देखो अब इतना गुस्सा ठीक नहीं, इतनी छोटी सी बात को इतना लंबा मत करो, आदित्य ने उसे फिर मनाते हुए कहा। अगले दिन संगीत का फंक्शन काफी धूमधाम के साथ रखा गया था। बड़े से स्टेज पर नेशनल और इंटरनेशनल एक्टर और एक्ट्रेस को बुलाया गया था। कई सारे बैंड ग्रुप के लोग वहां मौजूद थे। संगीत फंक्शन ना होकर कोई कंसर्ट हो, परिवार के सभी सदस्य मेहमानों के साथ चेयर पर बैठकर एक बाद एक डांस परफॉर्मेंस का आनंद ले रहे थे। हे भाई, ये आपके लिए। स्टेज पर स्वास्तिक, कृष, मृणाल और क्रिस्टोफर खड़े थे और पीछे डांस करने वाले डांसर। आदित्य के होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसके भाई उसके लिए डांस करने वाले थे। मृणाल ने बिल्कुल आदित्य के जैसी कपड़े पहने हुए थे। तभी तमन्ना ने आदित्य से कहा, लगता है मृणाल तुम्हारा रोल प्ले करने वाला है, पर मेरा कौन करेगा? आदित्य कुछ कहता उससे पहले उसे स्टेज पर पल्लवी नजर आई, जो उसके जैसी कपड़े पहने हुई थी। सब समझ गए कि ये दोनों आदित्य और तमन्ना बने हुए हैं। मृणाल ने पल्लवी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चेयर पर बैठकर उसे देखने लगा। तभी गाना शुरू हुआ और क्रिस्टोफर, कृष और स्वास्तिक डांस करने लगे। एक कुंवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा। एक कुंवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा। दो दिन की है ये चांदनी, फिर कारी कारी रात है, तू मान जा दूल्हे राजा। स्वास्तिक मृणाल बने आदित्य को चिढ़ाते हुए खूब डांस करने लगा। कृष और क्रिस्टोफर पल्लवी को नचाने लगे। उनका परफॉर्मेंस देखकर सब तालियां बजाने लगे।
तकसीर खाजी तकसीर खाजा, कल तेरी शादी तेरा बज गया बाजा। तकसीर खाजी तकसीर खाजा, कल तेरी शादी तेरा बज गया बाजा। एक कुंवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा। क्रिस्टोफर और स्वास्तिक ने दोनों तरफ से मृणाल के कानों के शोर कर दिया था। मृणाल उन्हें धक्का देकर बड़े प्यार से पल्लवी के पास आया। म्यूजिक। मृणाल और पल्लवी एक दूसरे के आंखों में देखने लगे तो अखियों के पिंजरे में बंद करके ले गई जो तुझको पसंद करके। सोनी सोनी मीठी बातें चंद करके, किस्मत अपनी बुलंद करके। हे दो अखियों के पिंजरे में बंद करके ले गई जो तुझको पसंद करके। सोनी सोनी मीठी बातें चंद करके, किस्मत अपनी बुलंद करके। स्वास्तिक पल्लवी का चेहरा पकड़कर यहां वहां घुमा रहा था। सच क्या है जरा जान ले, उस चेहरे को पहचान ले, उनकी गलियन में ना जा। स्वास्तिक जबरदस्ती पल्लवी को नचाने लगा। तकसीर खाजी तकसीर खाजा, कल तेरी शादी तेरा बज गया बाजा। तकसीर खाजी तकसीर खाजा, कल तेरी शादी तेरा बज गया बाजा। एक कुंवारा फिर गया मारा। पल्लवी मुंह बनाकर चेयर पर किसी रानी की तरह बैठ गई। मृणाला उसके आगे कान पकड़े हुए खड़ा था। क्रिस्टोफर ने मृणाल को पल्लवी की तरफ इशारा करते हुए गया। आज हंस ले तू कल रोना पड़ेगा, सुख चैन तुझे सब खोना पड़ेगा। जब वो कहेगी उठ जाएगा तू, जब वो कहेगी तुझे सोना पड़ेगा। हे। कृष्ण ने गाया। आज हंस ले तू कल रोना पड़ेगा, सुख चैन तुझे सब खोना पड़ेगा। जब वो कहेगी उठ जाएगा तू, जब वो कहेगी तुझे सोना पड़ेगा। तीनों एक साथ गाने लगे। करनी होंगी गुलामियां, तेरी होंगी सलामियां, आ लौट के बंधु आजा। मृणाल भी अब उनके साथ नाचने लगा था। तकसीर खाजी तकसीर खाजा, कल तेरी शादी तेरा बज गया बाजा। तकसीर खाजी तकसीर खाजा, कल तेरी शादी तेरा बज गया बाजा। स्टेज के नीचे मौजूद परफॉर्मेंस देख रहे लोग ठेके लगाकर हंसने लगे। एक कुंवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा। 2 दिन की है ये चांदनी, फिर कारी कारी रात है, तू मान जा दूल्हे राजा। पल्लवी के आगे पीछे गोल घूमकर मृणाल उसे मनाने की कोशिश करने लगा। तकसीर खाजी तकसीर खाजा, कल तेरी शादी तेरा बज गया बाजा। 3 एक कुंवारा फिर गया मारा। गाना खत्म होते ही सब तालियां बजाने लगे। पल्लवी स्टेज से नीचे आई और तमन्ना के गले लग गई। तमन्ना ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा, बहुत अच्छा किया, पर ये तय कैसे हुआ? कल रात को क्रिस्टोफर जी ने फोन किया और मैं भी तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मान ली उनकी बात। और तुम तो पता है कि मैं कितनी अच्छी डांसर हूं। कल रात सब कुछ सीख लिया, पल्लवी बेहद खुशी के साथ कहा। उसके बगल में देवयांशी मौजूद थी। उसने पूछा, क्या मेरे और कबीर के लिए कोई सरप्राइज नहीं? पल्लवी ने अपने कंधे उचका दिए, जैसे उसे कुछ पता नहीं हो। देवयांशी थोड़ी उदास हुई, पर वो ये समझती थी कि कोई मैडम प्रेसिडेंट और मिस्टर प्रेसिडेंट की नकल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ आसपास मीडिया मौजूद है। अयांश ने हंसते हुए कहा, ये बच्चों ने सही कहा, शादी के बाद गुलामी तो करनी पड़ती है। आर्यन कार्तिक इससे सहमति जता रहे थे कि उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पत्नियां उन्हें घूर रही है, तो वो लोग चुप हो गए। तभी कृष्ण ने स्टेज पर माइक लेकर कहा, अभी परफॉर्मेंस खत्म नहीं हुआ है। एक परफॉर्मेंस है जो छोटा सा है और थोड़ा स्पेशल है, और ये मेरी भाभी के लिए सरप्राइज है, मेरी तरफ से। तमन्ना बड़े गौर से स्टेज की तरफ देखने लगी। कृष्ण स्टेज के नीचे आया तो एक गार्ड ने शौर्य को उसकी गोद में दिया। कृष्ण ने शौर्य से कहा, मेरा बच्चा, मम्मा को सरप्राइज कर देना। शौर्य ने हाँ में सर हिलाया। कृष्ण ने शौर्य को स्टेज पर खड़ा कर दिया। ये कृष्ण क्या करने वाला है? तमन्ना ने आदित्य से पूछा। उसकी नजरें अब भी शौर्य पर थी।
तभी उसने देखा शौर्य अपने नन्हे कदम से चलकर स्टेज के बीच में आया। इसने चलना कब सीखा? देवयांशी ने हैरानी से पूछा। लगता है ये कमाल भी कृष का है। उसने सिखाया होगा, आदित्य ने अंदाजा लगाकर कहा। तभी शौर्य के पीछे डांसर आ गए। मृणाल और पल्लवी एक बार फिर आदित्य और तमन्ना की नकल करने स्टेज पर गए और चेयर पर बैठ गए। गाना बजने लगा। जोर का झटका, हाय, जोरों से लगा, हाँ, लगा। शादी बन गई, उम्र कैद की सजा, हाँ, सजा। जोर का झटका, हाय, जोरों से लगा, हाँ, लगा। शादी बन गई, उम्र कैद की सजा, हाँ, सजा। शौर्य बड़ों की तरह एक्टिंग करके डांस कर रहा था। कई बार वो स्टेज पर लड़खड़ा कर गिरा, पर फिर बैठे बैठे उसने ऐसा फिज बनाया कि सबको लगने लगा कि ये भी एक स्टेप है। ये है उदासी, जान की प्यासी। शादी से अच्छा तुम ले लो फांसी। लाखों दुखों की होती है ये वजह, हाँ, वजह। जोर का झटका, हाय, जोरों से लगा, हाँ, लगा। शादी बन गई, उम्र कैद की सजा, हाँ, सजा। शौर्य का डांस देखकर आरुषि खुशी से बोली, बाप रे, ये इसे किसने सिखाया? दादाजी ने इशारा कृष की तरफ करते हुए कहा, देखो वो अब भी स्टेज के नीचे से उसे स्टेप सिखा रहा है। आरुषि ने वहां कृष को देखा तो कहा, कृष धीरे धीरे शौर्य को अपना रहा है। जिसकी शादी पर जाना, उसको इतना समझाना। हाँ, जिसकी शादी पर जाना, उसको इतना समझाना। ना कर शादी, ये बर्बादी, फिर ना पछताना। ओ, जिसकी शादी पर जाना, उसको इतना समझाना। शौर्य मृणाल के पास गया और उंगली से ना का इशारा कर डांस करने लगा, जैसे कह रहा हो शादी मत करना, और गाने लगा। शौर्य गोल घूमकर ठुमके लगा रहा था। ना कर शादी, ये बर्बादी, फिर ना पछताना। हाँ, मौका है, पगले, शादी से बच ले। समझा ले दिल को, ये शादी को मच ले। शादी के मंडप से तू खुद को भगा, हाँ, भगा। जोर का झटका, हाय, जोरों से लगा, हाँ, लगा। गाना खत्म हुआ। मृणाल को बहुत हंसी आ रही थी, वही पल्लवी अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और वही हंसने लगी। मृणाल भी अब खुद को रोक नहीं पाया और हंसने लगा। गाना खत्म होते सब हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। शौर्य ने काफी प्यारा डांस किया था। कृष शौर्य को स्टेज से नीचे लेकर आया और उससे कहा, अब जाओ अपनी मम्मा के पास। शौर्य ने तमन्ना को देखा और छोटे छोटे कदमों से उसकी तरफ चलकर आने लगा। कृष उसके पीछे उसकी सेफ्टी के लिए था। तमन्ना की आंखों में पानी आ गया, आखिरकार उसके बेटे ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो दिया था। तमन्ना को शौर्य को लेकर बहुत खुशी हो रही थी। तमन्ना नीचे बैठी और शौर्य के आते ही उसे गले लगा लिया। मम्मा, शौर्य ने कहा। तो तमन्ना ने ढेर सारे किस उसके चेहरे पर किए। आदित्य ने तमन्ना के गोद से शौर्य को लिया और उसकी नाक पिंच करते हुए कहा, अगर मैं शादी से भाग जाऊंगा तो तुम्हें मम्मा कैसे मिलेगी? शौर्य हंसने लगे। शौर्य, दादाजी ने शौर्य को पुकारा। सबका ध्यान दादाजी पर आया। आदित्य ने शौर्य को उस तरफ जाने का इशारा किया। शौर्य उस तरफ गया तो आदित्य धनराजगिर ने अपनी जेब से नोटों की गद्दी निकाली और शौर्य के ऊपर घुमाया। किसी की नजर ना लगे मेरे वारिश को, इतना कहकर उन्होंने वो नोट हवा में उड़ा दिए। आरुषि खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी मन्नत ने स्टेज पर अपना ध्यान आकर्षित किया। अब ये गाना हमारी बड़ी दी देवयांशी दी के लिए। इसी के साथ सब ने तालियां बजाई। तभी वहां स्टेज पर सोहिल आया। सोहिल कृष का ही दोस्त था। वो भी एक फेमस क्रिकेटर जिसे हर कोई जानता था। सोहिल और मन्नत काफी अच्छे दोस्त भी रहे हैं। गाना तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी चाहे कुंवारी मर जाऊंगी, इस गाने पर मन्नत ने सोहिल के साथ काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एक पल के लिए कबीर और देवयांशी शर्मा गए थे। देवयांशी ने कबीर से कहा, कबीर अब बारात लेकर आना, और मैं डोली में जाऊंगी, इसलिए डोली को भी अच्छा सजाना। जो हुकुम मैडम प्रेसिडेंट। कबीर ने उसके आगे सर झुका लिया। देवयांशी ने उसके माथे को किस कर लिया।
संगीत फंक्शन खत्म होने पर पूरा परिवार डिनर के लिए जमा हुआ। डिनर की खास बात ये थी कि अपनी माँ के पास बैठने वाला शौर्य आज अपने परदादा जी के पास बैठा हुआ था। आदित्य धनराज गिराज खुद उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे और शौर्य किसी राजा की तरह खा रहा था। ये देखकर मन्नत मुंह बनाकर बोली, दादू सारा प्यार उसी को देना है क्या? इस पर दादाजी ने हंसते हुए कहा, क्या करूं? आज इसने दिल खुश कर देने वाला डांस किया है। इतना कहकर उसने शौर्य को देखा और कहा, तू मुझे पहले मिला होता तो मैं भी शादी से बच जाता। ये सुनकर सब आरुषि को देखने लगे। आरुषि ने घूरकर आदित्य धनराज गिर को देखा और कहा, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। भूलिए मत, शादी के बाद बच्चे होते हैं, फिर पोते और फिर परपोते। शौर्य से मिलने के लिए आपको शादी करनी ही पड़ती। हाँ, वो तो है, आदित्य धनराज गिर ने अफसोस जतकर कहा। दादाजी ने गुस्से में कहा, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आज से आप शौर्य के कमरे में शिफ्ट हो जाना, अच्छा होगा, दो कुंवारे लोग एक साथ। अरे नहीं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, दादाजी ने जल्दी से कहा। मेरे बिना रह नहीं सकते, पर मेरे सामने ऐसी बातें कर सकते हैं, आरुषि ने फिर रूडली कहा। आदित्य धनराज गिर ने प्यार से कहा, ये भी मेरा प्यार है। भला ये कैसा प्यार है? आरुषि ने जैसे ही कहा, आदित्य ने एक खाने के निवाले से भरा चम्मच उसके मुंह में भरा। चुप करके खाओ, इसके बाद दवाइयाँ भी लेनी है तुम्हें, आदित्य धनराज गिर ने कहा। आरुषि की आंखें बड़ी हो गई और सब लोग हंसने लगे। अगले दिन आदित्य रात को ही प्रेसिडेंशियल पैलेस आ गया था। कबीर और आदित्य इस वक्त दोनों तैयार हो रहे थे। दोनों ने काफी सुंदर सी शेरवानी पहनी हुई थी। सुबह सुबह ही उसके सारे भाई प्रेसिडेंशियल पैलेस आ पहुंचे थे। स्वास्तिक ने आदित्य और कबीर से कहा, रास्ते में सब कुछ तैयार कर दिया है। जब बारात निकलेगी तो कोई अनजान गाड़ी सड़क पर नहीं होंगी। सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है और हम सब नाचने के लिए तैयार है। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम छोटे हो पर आदित्य के साथ रहकर जिम्मेदार हो गए हो। स्वास्तिक मुस्कुराया। इसके बाद सब लोग बाहर आए। प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर बड़े से गार्डन में सारी मिलिट्री मौजूद थी। सारे गार्ड्स मौजूद थे। सब एक कतार में खड़े हुए थे और कबीर और आदित्य के आते ही उन पर फूल बरसने लगे। कबीर ने वहां आए इंटरनेशनल गेस्ट को देखा जो इंडियन तरीके से तैयार थे। वो सब कबीर को बधाई दे रहे थे। कृष नीचे झुका तो कबीर उसके पीठ पर चढ़कर घोड़ी चढ़ा। वही स्वास्तिक नीचे झुका तो आदित्य उसके पीठ से होकर घोड़ी पर बैठा। इसके बाद बैंड बाजा बजने लगा। गेट के बाहर मौजूद मीडिया लगातार सभी चीजों को कवर कर रहा था। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि अब मिस्टर प्रेसिडेंट की बारात जाने के लिए तैयार है। इसी के साथ देश के सबसे बड़े सीईओ आदित्य धनराज गिर की बारात भी शामिल है। आपको एक बार फिर बता दें कि आदित्य धनराज गिर की शादी फिल्म एक्ट्रेस तमन्ना आहूजा से हो रही है और हमारे प्रेसिडेंट की शादी धनराज गिर खानदान की बड़ी बेटी देवयांशी से। इस न्यूज को हर कोई अपने चैनल पर देख रहा था। वही शहर से दूर एक विला में रौनक कश्यप इस खबर को देख रहा था। उसने एक ठंडी आह भरी, क्या वाकई में मैं तमन्ना के काबिल नहीं हूं? वो बड़े ध्यान से आदित्य की बारात को टीवी पर देख रहा था। बारात अब सड़कों पर चल पड़ी। सिक्योरिटी काफी टाइट थी। आसपास के घर और बिल्डिंग में मौजूद लोग अपनी बालकनी से देख रहे थे। ये नजारा काफी शानदार और दिलचस्प था। लड़कियां तो दूर से कबीर और आदित्य को देखकर जल भून रही थी। वही बारात में ढोल नगाड़े शहनाई सब बज रहे थे। स्वास्तिक और कृष अपने दोस्तों के साथ नाचे जा रहे थे। बारात नाचते हुए धनराज गिर मेंशन पहुंची। आतिशबाजी के बीच बारात का स्वागत हो रहा था। परिवार के सदस्य की लड़कियां सभी छत पर से बारात को देख रही थी और औरतें मर्द बारात के स्वागत के लिए दरवाजे पर मौजूद थे। आदित्य और कबीर घोड़े से नीचे आए। वो जैसे जैसे मेंशन से दरवाजे पर जा रहे थे उन पर फूलों की बारिश हो रही थी। दरवाजे पर अमूल्या, संजना, नव्या ने आदित्य कबीर की आरती की।
जैसे ही वो दोनों अंदर जाने लगे, तभी मन्नत ने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, अरे रुकिए, पहले नेक दीजिए, फिर अंदर जाने मिलेगा। सबके होठों पर मुस्कान थी, पर क्रिस्टोफर ने चिढ़ते हुए कहा, नेक, ये तुम लड़कियां भीख मांगना कब बंद करोगी? कब भी मुंह उठाकर भीख? इतना कहकर उसने अपने आप को करेक्ट करते हुए कहा, मेरा मतलब नेक मांगने आ जाती हो। मन्नत का मुंह खुला का खुला रह गया। मन्नत भड़कते हुए बोली, क्रिस्टोफर भाई, ये नेक शगुन होता है, आप इसका अपमान नहीं कर सकते। इतना कहकर मन्नत ने कबीर के आगे हाथ कर उससे कहा, चलिए जीजू, निकालिए पूरे 25 लाख। ये सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो गई। आगे की कहानी में जाने क्या होगा।